हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। आज काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है, बीच में गैप हो गया है 13 दिन का। 13 से 14 दिन लगी गए हैं। तो आप लोगों को मैंने मैसेज छोड़ दिया था ग्रुप में कि दीदी की बेटी एक्सपायर हो गई है, और फिर उसी के बाद ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी को ट्रॉमा हो गया, 2-3 दिन मम्मी हॉस्पिटलाइज रही। तो इसी कारण क्लास बीच में काफ़ी दिन ऑफ रही है। सोचा था कि भाई तुम्हें सारा जितना भी सिलेबस है वो टाइम से करा के, मैराथन्स करा के सब इतने अच्छे से करा दूंगी कि आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट 2-2, 3-3 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत अच्छे से हमारा शेड्यूल बन रहा था और फ्लो भी बना हुआ था, डेली क्लासेस हो रही थी। लेकिन बीच में अचानक से एक घटना हो गई और सारा फ्लो हमारा टूट गया। लेकिन कोई नहीं, जितना संभाल सकते हैं उतना संभालेंगे। आज से क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, होपफुली आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। कंटिन्यू इन द सेंस कि पूरा सिलेबस आपको करा पाऊँ, जितना हो पाएगा उतना मैं कराऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज यूनिट 1 और यूनिट 2 का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर की बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी सारा कंटेंट मैंने करा दिया है। सेकेंड ईयर के यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे, लॉन्ग भी करेंगे, जो अब तक 6 से 7 साल के अंदर पूछे गए हैं। फर्स्ट पेपर के करेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है। ठीक है, समावेशी विद्यालय का निर्माण या सृजन। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ने किया भी हुआ है। बेल आइकन को ऑन कर लेना कि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी किए, वैसे ही बहुत गैप हो गया है। देखो, ये क्वेश्चन है मैंने लिए हैं 2023 से लेके 2018 तक के क्वेश्चन। तो आप लोग खुद काउंट कर सकते हैं कि कितने साल के हुए। तो 2018 में या 19 में, 20 में, 21, 22, 23 जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पहली और दूसरी यूनिट से पूछे गए हैं वो रखे हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 और 18 के बीच में, वो सारे मैंने रखे हैं। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं, क्योंकि देखो टॉपिक सेम है। जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए या पढ़ेंगे वही टॉपिक बार बार रिपीट होके आते हैं। कभी इंक्लूसिव एजुकेशन पूछ लेता है, कभी स्पेशल एजुकेशन पूछ लेता है, कभी सब सारों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा कि स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है ये बताओ। तो कुछ भी पूछे हमें छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि पहली और दूसरी यूनिट अच्छी हैं, समझ में भी आती हैं, आसान भी हैं, कुछ भी इसमें टफ ऐसा है नहीं। ठीक है ना, कोई अलग से कोई थ्योरी है किसी राइटर की, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन से क्या समझते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक बताइए। फिर 2023 में मतलब और करके पूछा गया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या समझते हैं, उसकी नीड, इम्पोर्टेंस और एजुकेशनल प्रोविज़न बताइए। फिर 2023 में पूछा गया कि स्पेशल एजुकेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। देखो, ये क्वेश्चन घुमाने वाली बात है। ये फर्स्ट यूनिट से दे दिया, ये सेकंड यूनिट से दे दिया, दोनों क्वेश्चन मर्ज कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी एग्जामिनर आपको घुमा देता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, जो टॉपिक पूछा गया है वो मेंशन करना है। स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन को डिटेल में लिखिए। ये 2017 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये सेकंड यूनिट आ गई कि ऑटिज्म क्या होता है, इसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक बताइए। देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, 2019 में हुआ है, 20 में हुआ है, 21 में हुआ है, मे बी इस बार और आ जाए, क्योंकि 2 साल से 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, तो इस बार आ सकता है कि भाई गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए क्या एजुकेशनल प्रोविज़न होने चाहिए। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन जो टॉपिक है काफ़ी आसान है, इम्पोर्टेंट भी है, और बिल्कुल भी उसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते, बना के लिख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता है, पढ़ा भी नहीं है, तब भी बना के लिख देंगे। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसके अलग लेवल्स बताइए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। कंपेयर करना है स्पेशल एजुकेशन को और इंक्लूसिव एजुकेशन को। जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन 2020 में पूछा गया। अब देखो, यहाँ जनरल एजुकेशन है। अब इसे देखते ही सोच रहे होंगे बच्चे कि जनरल एजुकेशन क्या होता है। तो भाई ये वही पूछा गया है जो पीछे पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक और कंपोनेंट बताइए। ठीक है, ये 2019 में और 17 में पूछा गया है। डेवलपमेंट बताना है एजुकेशन का, ये 2019 में पूछा गया है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होता है और उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन कौन से होते हैं और उनका एजुकेशन कैसे कराया जाता है और उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और 2018 में पूछा गया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन का।
ठीक है, ये क्वेश्चन है लॉन्ग जो अब तक पूछे जा चुके हैं और कुछ भी नया नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा, गारंटी लिख के दे रही हूँ, 100% गारंटी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस बार ना आए, इन्हीं में से रिपीट होगा, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फिर है शॉर्ट क्वेश्चन, आरसीआई एक्ट से आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट प्रोविजन और स्कीम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। देखो, मानो क्वेश्चन इस तरीके से लॉन्ग में आ जाए 1%, वैसे आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है लॉन्ग में, लेकिन आ जाए तो इसमें आपको क्या लिखना है। अब मैंने कौन से सब्जेक्ट में ऐसा कराया है, किसी मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम याद नहीं, लेकिन अभी रिसेंट में 4-5 मतलब जब से वीडियोस बंद हुई उससे पहले किसी क्लास में कराया था, उसमें गवर्नमेंट प्रोविज़न और स्कीम पूछी गई थी, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन की नहीं थी, कुछ और चीज़ मेंशन थी। तो उसमें मैंने आरटी एक्ट कराया आपको, सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सारी 3-4 जो हैं पॉलिसी ये कराई थी उसके अंदर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम यही चीज़ें हैं, इसमें गवर्नमेंट के प्रोविज़न और स्कीम पूछे गए हैं कि भाई इंक्लूसिव बच्चों के लिए कौन सी स्कीम आ चुकी हैं। तो आप इसी तरीके से आपने वहाँ पढ़ लिया, लेकिन मेंशन यहाँ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। आरटी एक्ट भी है, सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान है, जितनी भी अब तक पॉलिसी आई हैं, जो भी पॉलिसी आपको आती है जिसके बारे में पता है वो सारी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने रेगुलर क्लासेस ली हैं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या है और उसकी विशेषता क्या है, जो सोशली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम होती है। मेंटली रिटार्डेड दोबारा आ गया, 2022 में भी आया, 21 में भी आया, इस बार भी आएगा क्योंकि 2023 में नहीं आया है, 24 में पक्का आएगा। ठीक है, देखो 2020 में भी आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, बैकवर्ड चिल्ड्रन, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की प्रॉब्लम क्या होती है, स्लो लर्नर क्या होता है, जो डेलिंक्वेंट बच्चे होते हैं, जो अपराधी बच्चे होते हैं, उनको हम एजुकेशन कैसे दिलाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम और प्रोविज़न क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर और उसकी ड्यूटी क्या है, मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अगर आपको ज़्यादा लंबी लग रही है तो आप 2 बार में देख लेना, 3 बार में देख लेना। ठीक है, लेकिन टॉपिक्स को स्किप मत करना क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ये पूरी क्लास से आपके 2 यूनिट बराबर क्लियर हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। इंक्लूजन का मतलब हिंदी में कोई पूछे तो समावेशन होता है। अब समावेशन शब्द से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बता रही हूँ। इंक्लूजन का मतलब होता है सारे बच्चों को इंक्लूड करना, चाहे वो जो कैसा भी हो, किसी भी जात पात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, कोई भी उस बीमारी से ग्रस्त हो, एबल हो, डिसेबल हो, नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, गिफ्टेड हो, सारे बच्चों को इंक्लूड करना, सारे बच्चों को एक रेगुलर क्लासरूम के अंदर पढ़ाना क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम कहलाता है। ठीक है, इंक्लूसिव, अब लैंग्वेज में देखते हैं कि इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी के साथ भी बच्चों को इंक्लूड करना और विदाउट डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी क्लास के अंदर रखना क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, इट रिफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट एकोमोडेट ऑल चिल्ड्रन, यानी कि इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें सारे बच्चों को एकोमोडेट किया जाता है, सारे बच्चों को रखा जाता है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉब्लम हो या ना हो, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक या कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी बच्चा हो, सबको एक साथ समायोजित किया जाता है, उसकी चाहे जो भी स्थिति हो, वो क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। और पढ़ते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है, इंक्लूड करना, सारे बच्चों को इंक्लूड करना, यानी मतलब क्या है कि प्लेसिंग एंड एडुकेटिंग द चिल्ड्रन, यानी सारे बच्चों को प्लेस यानी जगह देना क्लास के अंदर, सारे बच्चों को पढ़ाना विद डिसेबिलिटी और चिल्ड्रन ऑफ एनी डाइवर्स बैकग्राउंड इन रेगुलर क्लासरूम विद चिल्ड्रन ऑफ सेम एज हु डू नॉट हैव डिसेबिलिटीज, यानी विद डिसेबिलिटीज, जो किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं या फिर जिसको डिसेबिलिटी नहीं है, जो नॉर्मल है, उन सारे बच्चों को एक ही रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाना जिनके अलग अलग बैकग्राउंड है। ठीक है,
वो कहलाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशली डिज़ाइन ही उन बच्चों के लिए किया गया है जिन्हें स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, या फिर जो एक्सेप्शनल हैं, और नॉर्मल तो देखो कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन को स्पेशली डिज़ाइन उन बच्चों के लिए किया गया है जो बच्चे एक तरीके से ऑकवर्ड फील करते थे, जिनके लिए अलग स्कूल खोलने पड़ रहे थे। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि कैसा भी बच्चा हो, आपकी कॉलोनी में हो, आपके इलाके में हो, आपकी सिटी में हो, सब क्या है, एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनके लिए वहीं पे प्रावधान किया गया है, वहीं पे चीज़ें उनके लिए अवेलेबल कराई गई हैं। तो वही इंक्लूसिव एजुकेशन होता है कि बच्चों की जो डिमांड है, बच्चों की जो नीड है, उन्हें पूरा किया जा सके। चाहे वो स्पेशल एजुकेशन वाला बच्चा हो, अंधा बच्चा हो, बहरा बच्चा हो, चलने में उसे दिक्कत हो, वहाँ उसे वही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए नॉर्मल स्कूल में। तो वो क्या कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। ठीक है। अब जितनी भी ये एजुकेशन है, चाहे इंक्लूसिव एजुकेशन हो, ये सारे किस लिए बात करते हैं। देखो नॉर्मल बच्चा कहीं भी पढ़ लेगा, तुम उसे नीम के नीचे पढ़ा लो, तुम उसे प्लेग्राउंड में पढ़ा लो, खुले मैदान में पढ़ा लो, जो नॉर्मल बच्चा है वो तो नॉर्मल है ही। लेकिन सारी जो बातें होती हैं वो एबनॉर्मल बच्चों की होती है। स्पेशल एजुकेशन जिन्हें दी जाती है उनके लिए सारे प्रावधान किए जाते हैं कि उन्हें बुरा फील ना हो। ठीक है। It is distinguished from regular education program for non-exceptional children by some unusual quality, something uncommon, noteworthy। यानी ये क्या है, जो रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम है ये सभी बच्चों के लिए, चाहे एक्सेप्शनल हो चाहे नॉन एक्सेप्शनल हो, किसी भी तरीके को, सबको क्या है, सेम स्कूल में पढ़ाना और अच्छी क्वालिटी के साथ एजुकेशन देना। ठीक है। इट इज़ समथिंग स्पेशल, स्पेशल मटेरियल, स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निक्स। यानी अब जैसे कोई भी अंधा बच्चा आ गया या उसे दिखाई नहीं दे रहा, कम दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्पेशल मटेरियल यूज़ करेंगे, अलग से ट्रेनिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, अलग इक्विपमेंट से हम उसे पढ़ाएंगे। उसे यानी स्पेशल हेल्प की उसे ज़रूरत पड़ेगी, उसे स्पेशल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत स्कूल के अंदर पड़ेगी। ठीक है। जैसे कि देखो अभी अंधे बच्चे की दृष्टिबाधित की मैं बता रही थी, अंधा जो वर्ड है वो गलत है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ एक आसान तरीके से। आप लोग इसे किसी के लिए ऐसे यूज़ नहीं करेंगे अगर कोई बच्चा है भी आपके सामने। दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं यानी विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, लार्ज प्रिंट। भाई बड़े बड़े अक्षरों में तो बच्चों को दिखता है, बड़े बड़े अक्षरों में उसे पढ़ाएंगे। या फिर ब्रेल, ब्रेल क्या होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि होती है जिसमें बच्चे टच एंड फील करके पढ़ते हैं। अब किसी को सुनाई कम देता है, श्रवण बाधित है, तो उसके लिए हियरिंग एड का इंतजाम करेंगे या ऑडिटरी लिप रीडिंग या इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे जिससे कि वो स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके। ठीक है। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन यानी जिन्हें व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, जो उनके सामने बाधा आ रही है, जैसे कि स्कूल में सीढ़ियों से जाना है, मानो 3rd फ्लोर पे किसी की क्लास है, तो वो बच्चा कैसे जाएगा, अब व्हील चेयर वाला कैसे जाएगा। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, रैंप वगैरह होनी चाहिए कि उसकी जो साइकिल है वो सीधी ऊपर उसकी क्लास में जाए। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए स्किल ट्रेनिंग वगैरह की जाए, यानी जो जिस तरीके का बच्चा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। वो क्या कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल कहलाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की 2 शाखाएं हैं, एक तो मेन स्ट्रीमिंग, एक फुल इंक्लूजन यानी मुख्य धारा और पूर्ण समावेशन। तो मेन स्ट्रीमिंग क्या है भाई, मेन स्ट्रीम होता है जैसे कि आसपास के स्कूल हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ का स्कूल है, होली चाइल्ड है, कोणार्क है, विद्या भवन है, यहाँ बागपत में मतलब थे, अब तो हम वहाँ से आ गए हैं। तो ये स्कूल हैं, ये मेन स्ट्रीम ही है एक तरह से। भाई अगर यहाँ पे कोई विकलांग बच्चा चला जाए तो वो एडमिशन लेने के लिए मना नहीं करते, वो कहते हैं हाँ ठीक है भेज दो, वो सारे बच्चों के साथ पढ़ेगा। लेकिन वहाँ पे कोई भी उसके लिए अलग से फैसिलिटी नहीं होगी, लेकिन वो सबका एडमिशन ले रहे हैं, यानी मुख्य धारा में सारे बच्चों को अलो कर रहे हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी एंट्री दे रहे हैं। ठीक है। तो वो होती है मेन स्ट्रीमिंग। फुल इंक्लूजन क्या होता है, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, फुल इंक्लूजन होता है यानी स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए क्लास में अलग से एनवायरनमेंट हो, अलग से चीज़ें हों, विदाउट टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन उनका एडमिशन कराया जाए, उन्हें फुल सपोर्ट होना चाहिए, उन्हें फुल इंक्लूजन दिया जाए और बच्चों को ये विश्वास दिलाया जाए कि उन्हें क्लास में बराबर ट्रीट किया जाएगा, चाहे उनके जो भी सिचुएशन हो। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के, इंक्लूसिव एजुकेशन हैज सम ऑब्जेक्टिव एज दोज ऑफ रेगुलर एजुकेशन, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों को बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट उनका होना चाहिए, सोशल रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए यानी सामाजिक पुनर्निर्माण होना चाहिए, नागरिक विकास, व्यावसायिक दक्षता, ये सारी चीज़ें सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे का विकास होना चाहिए। ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं भाई, क्या विशेषता है इंक्लूसिव एजुकेशन की जो हम गाए जा रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सारे बच्चों को बराबर ट्रीट करना, बराबर वैल्यू देना, चाहे विकलांग बच्चा हो, चाहे दृष्टि बाधित हो, चाहे श्रवण बाधित हो, कैसा भी बच्चा हो, सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, बराबर उन्हें वैल्यू देना। पार्टिसिपेशन जो है बच्चों का वो बढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी कल्चर प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, बच्चों का पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू गेट एजुकेशन, देखो शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को, शिक्षा का अधिकार है, मतलब शिक्षा पाने का अधिकार सब बच्चों को है। तो हर एक बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, मिलनी चाहिए फुल एक्सेस के साथ, यानी सब तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, कैसे भी स्कूल में हो। यानी एक इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल ये कहता है कि हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा पाना, तो उसका ये अधिकार पूरा होना चाहिए बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। जो भी सीखने में बाधाएं आ रही हैं उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन में हटाया जाता है और बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो पढ़ पाएँ। इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। क्लास स्कूल के अंदर कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है तो सबको मौके मिलने चाहिए, हर बच्चे को। हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, जो उनके रास्ते में बैरियर्स आ रहे हैं वो कम हो सके और सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, चाहे वो डिसेबिलिटी वाला हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसकी कल्चर, उसका समुदाय कुछ भी हो, ठीक है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है कि घर घर शिक्षा पहुंचे, एक एक बच्चा पढ़ पाए। तो ज़्यादा फोकस किस पे रहता है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे, क्योंकि भाई कम से कम 5वीं तो पास होनी चाहिए। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। तो ये भी एक विशेषता है, क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन की। ये एक दिमाग में इन्होंने एक गोल सेट किया है कि हर घर में शिक्षा होनी चाहिए, हर बच्चा पढ़ पाए। तो ये भी एक उद्देश्य है किसका, एलिमेंट्री एजुकेशन का, सॉरी इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड क्या है, सेम ही कैरेक्टरिस्टिक जैसी सी नीड है अगर देखा जाए तो। यानी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। अभी यूनिवर्सलाइजेशन को मैंने बताया सार्वभौमिकरण, यानी सारे विश्व में एजुकेशन पहुंचे हर बच्चे को, चाहे उसका फिजिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो, मेंटल इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो, यानी कैसा भी बच्चा हो, हर किसी को एजुकेशन मिले। जल्दी जल्दी सी कर लेते हैं, है ना। अपलिफ्टमेंट ऑफ होल नेशन, यानी भाई जब हर बच्चा पढ़ेगा, हर कोई पढ़ेगा। अब पहले क्या था, पहले के टाइम पे अगर आप 100 साल पहले देखें, अगर घर में कोई विकलांग बच्चा पैदा हो रहा है तो उसे पढ़ाया ही नहीं जाता था, क्योंकि स्कूल में उसका मजाक उड़ता था और उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट कोई लगाता नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, हर बच्चा पढ़ रहा है। आपने देखा होगा एक डीएम है, डीएम भी ऐसे बन रहे हैं कि मैंने एक डीएम देखे कि वो नीचे घुटनों के बल नहीं, मतलब बिल्कुल बैठ के चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, आजकल हर कोई पढ़ रहा है। हमारी क्लास में इस तरीके का बच्चा था, उसका फेस बिल्कुल ख़राब था, ठीक है। तो हर तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल में एक लड़की ऐसी आती थी जो वो क्या बोलते हैं, पंखुड़ियों से चलते हैं, इस तरीके से वो चल के आती थी। तो उसने एजुकेशन नहीं ली, हर कोई एजुकेशन ले रहा है। जब हर कोई एजुकेशन लेगा तो भाई विश्व का विकास होगा, पूरे नेशन का विकास होगा, सब चीज़ें ऊपर जाएंगी, ठीक है। पॉवर्टी और मार्जिनलाइजेशन जो है ये बिग कॉज ऑफ एक्सक्लूजन, यानी बहुत बड़े कारण है बहिष्करण के। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन इनको भी हटा देती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे हाशिया ग्रुप का बच्चा हो, किसी भी बैकग्राउंड का, वो सबको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो भी इम्प्रूव हुई है। डाइवर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, कोई कुछ भी कैसे भी बच्चे हों, सबको क्या है, क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जा रही है। हैप्पी एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जा रहा है, इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। आजकल तो सरकारी स्कूलों में भी थोड़ा सा काम होने लगा है, जो टूटे फूटे थे वो भी ठीक होने लग रहे हैं। तो अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाता है जहाँ पे वो कंफर्टेबली पढ़ सके। एकम्प्लिशमेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, देखो सेम सही है ना कैरेक्टरिस्टिक और ये सारी चीज़ें। तो आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा। नीड में भी वही चीज़ें बार बार आ रही हैं और कैरेक्टरिस्टिक में भी वही चीज़ें आ रही हैं, है ना। लेकिन हमें तो पढ़ना होता है, पढ़ना तो है ही, एक बार नज़र में निकाल लीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसके रट्टे मारने पड़ेंगे, बस ये पता होना चाहिए अच्छा इसके अंदर ये चीज़ें हैं तो हम लिख देंगे। नीड फॉर सोशल हार्मोनी, यानी सामाजिक समरसता के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है कि समाज में सब एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। इम्प्रूविंग स्कूल स्टाफ एंड स्टूडेंट, जब इंक्लूसिव एजुकेशन है भाई, अगर एजुकेशन दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टाफ भी अच्छा होगा, टीचर्स भी अच्छे होंगे। तो टीचर्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है आजकल कि वो उनकी भी स्किल्स डेवलप हो सके, बच्चे एक दूसरे को समझ सकें, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, टीचर्स की भी अच्छी हो, सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करें।
प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सिद्धांत क्या है कि हर बच्चे पे हमें ध्यान देना है, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी 40 बच्चे हैं तो टीचर क्या है, चाहे 2 टीचर क्लास में रखने पड़े, चाहे 4 टीचर रखने पड़े, लेकिन हमें हर बच्चे पे व्यक्तिगत तरीके से ध्यान देना है। किसी का भी रिजेक्शन नहीं करना है। अगर किसी के पास, जैसे मैंने आरटी में आपको पढ़ाया कि अगर किसी के पास उसकी आइडेंटिटी नहीं है तो ऐसा नहीं है हम उसका एडमिशन नहीं लेंगे, हर बच्चे का एडमिशन होगा, यानी 0 रिजेक्शन होगा। हर बच्चे को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ना किसी के साथ कोई भेदभाव होगा, ना ही मूल्यांकन में भेदभाव होगा। मानो वही दृष्टिबाधित बच्चा है, हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं और उसे भी हमने पेपर पकड़ा दिया कि भाई कर टेस्ट, तो ये क्या हो गया, ये भेदभाव हो गया। हमें भेदभाव नहीं करना है, जो जिस तरीके का बच्चा है उसे उसी तरीके से ट्रीट करना है, उसी तरीके से उसे टैकल करना है, ठीक है। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, अगर ज़रूरत है अलग से प्रोग्राम, अलग से कोई भी काम करने की, अलग से इक्विपमेंट यूज़ करने की, अलग से कोई भी प्रोग्राम चलाने की, तो वो भी हमें चलाना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में। एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल खुला वातावरण होना चाहिए, हर बच्चे को फ्रीडम हो, कोई भी किसी भी तरीके की रोकथाम नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंधात्मक, यानी बच्चे को ऐसा महसूस ना हो कि हम तो जेल में आ गए, ठीक है। स्पेशल प्रोसेस होने चाहिए। और दूसरी बात, पेरेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मानो एबनॉर्मल बच्चा है तो पेरेंट्स को भी पता होने चाहिए कि क्या इसकी वीकनेस है, क्या इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, टीचर को भी पता होने चाहिए। और जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा। अब एम क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, 1 सेकेंड रुकिए बस। चलो, एम क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वही जो हम पीछे पढ़ गए हैं कि भाई सबको एजुकेशन मिले, और वो भी कैसे मिले, बराबर मिले, इक्वलिटी हो, इक्विटी होनी चाहिए, सबके राइट्स रियलाइज भी होने चाहिए, राइट्स का उन्हें पता भी होना चाहिए कि हमारे राइट, हमारे अधिकार क्या हैं, अपनी स्किल्स को पहचाने कि हमारे अंदर क्या स्किल हैं, सोशल कॉन्शियसनेस को डेवलप करें, यानी सामाजिक चेतना को डेवलप करें, प्रिपेयर अ न्यू चैलेंजेस, लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उनके लिए बच्चों को हमें तैयार करने हैं। जैसे 21वीं सदी यानी 21st सेंचुरी के जो भी चैलेंजेस हैं उनके लिए हमें बच्चों को तैयार करना है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड यानी भाईचारे की भावना का विकास होना चाहिए, और एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो यही उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन का कि सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी। अब कहेंगे क्या, लाइव क्लास तो है नहीं, मैं खुद ही बता रही हूँ। एजुकेशन टू ऑल यानी सबको शिक्षा मिले, हर इंडिविजुअल को मिले, चाहे उसकी जाति धर्म कुछ भी हो, सब तक एजुकेशन पहुँचे, सबको बेनिफिट हो, क्वालिटेटिव यानी बढ़िया एजुकेशन मिले भाई, ठीक है। अब एनसीईआरटी बुक है, सब स्कूल में लग रही हैं तो अच्छी बुक्स उन्हें मिल रही हैं। अब टीचर अगर अच्छा हो पढ़ाने वाला तो सबको बराबर एजुकेशन मिलेगी, चाहे कोई किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो, नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, सबके राइट्स जो हैं प्रोटेक्ट रहें, प्रमोट किया जाए। सबको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, अधिकार कौन कौन से हैं, कि भाई कोई किसी को एजुकेशन से वंचित ना रखे, कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे, सब पार्टिसिपेट करें सोसाइटी के अंदर। स्किल्स को आइडेंटिफाई करें, पहचानें कि हमारे अंदर क्या चीज़ें यूनिक हैं, क्या हमारा वीक पॉइंट है, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब देखो, हम जो लोग हैं मतलब इस एज के, इतना किसी ने रियलाइज़ नहीं किया कि हमारी क्या स्किल अच्छी है, बस पढ़ाई पे उस टाइम पे फोकस होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या, जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, नई जो पीढ़ी आ रही है, उनकी स्किल्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है। देखा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा डांस में है तो उसकी डांस क्लास लगाई जा रही है, कोई सिंगिंग में है तो उसे सिंगिंग में भेजा जा रहा है, ठीक है। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में है तो उसे उस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। किसी को मॉडलिंग में जाना है तो वहाँ फोकस कर रहे हैं पेरेंट। तो स्किल्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पता चलता है अगर हम स्किल्स पे काम करते हैं तो बच्चा आगे तक जाता है और अपनी लाइफ सेट करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस यानी सामाजिक चेतना का विकास करना बाय प्रमोटिंग एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। यानी देखो, क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, सब अलग अलग तरीके के हैं, तो हमें सबको एक्सेप्ट करना है। यानी बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि कोई किसी को बुलिंग ना करे, कोई किसी को धक्का मुक्की ना करे, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए कि अच्छा तू तो अंधा है, ये कुछ भी, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करें, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर न्यू चैलेंजेस यानी बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि वो लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें उन चैलेंजेस से घबराए बिना उन चैलेंजेस को पार कर सकें। भाईचारे की भावना का विकास करना और क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो इम्प्रूव करना, ये क्या है, उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। अब है स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा।
अब इंक्लूसिव एजुकेशन में से जो भी कुछ पूछा जाएगा आप उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। एम पूछेगा तो एम में ये हेडिंग लिख देंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव जो भी पूछेगा वही लिख देना। सारा टॉपिक मैंने आपको करा दिया है बिल्कुल ईजी तरीके से। अब बुक में पढ़ के देखना, बिल्कुल थ्योरी है भर भर के। स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा। अब देखो स्पेशल एजुकेशन क्या होती है। अब कोई एबनॉर्मल बच्चा हो तो हम क्या कहेंगे, स्कूल में अगर उसका एडमिशन कराने जाएं तो हम टीचर से कहेंगे सर प्लीज़ ध्यान देना, अलग बच्चा है ये नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है, तो स्पेशली ध्यान देना, है ना। क्योंकि वो कैसा बच्चा है, वो स्पेशल स्टूडेंट है, उसे स्पेशल नीड की ज़रूरत है ना। देखो एन क्या बना रही हूँ मैं, उसे क्या है, स्पेशल नीड की ज़रूरत है। तो स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, जिन बच्चों को स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है तो उन्हें हम क्या करते हैं, अलग स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एबनॉर्मल बच्चे सारे एक स्कूल में, जैसे कि अंधे बच्चों की एक अलग ही क्लास चल रही है, तो वो क्या है, वो स्पेशल स्कूल हो गया और उन्हें जो एजुकेशन दी जा रही है वो क्या है, स्पेशल एजुकेशन हो गई। ठीक है, विशेष शिक्षा, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होता है, ये किसके लिए यूज़ हो रही है स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल नीड या सेपरेट स्कूल, जो बच्चे सफ़र करते हैं किसी भी डिसेबिलिटी से, किसी भी तरीके से, विकलांग हो या कोई भी उनका ऑर्गन लॉस हो गया हो या किसी को एबनॉर्मलिटी हो, दौरों की वजह से, एपिलेप्सीज की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हलाहन एंड कॉफमैन एक डेफिनेशन इन्होंने दी है कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग देना स्पेशली बच्चों को और उन्हीं के अकॉर्डिंग उसे डिज़ाइन करना। इसका मतलब है, स्पेशल का मतलब है कि भाई उनके लिए ऐसी टीचिंग टेक्निक होनी चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए और जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। वो क्या कहलाती है, स्पेशल एजुकेशन कहलाती है। एक और डेफिनेशन है कि स्पेशल एजुकेशन स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन, यानी ये इसलिए डिज़ाइन की गई जिससे यूनिक नीड वाले जो बच्चे हैं उनकी नीड्स को हम पूरा कर सकें, यानी जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं। अब ये नीड्स के अंदर क्या आती है कि क्लास का इंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि सारे बच्चों को वो ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शन दिया जाए। घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे पे फोकस किया जाए। हॉस्पिटल में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब अगर बच्चे को हॉस्पिटल ले जाएं तो वहाँ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्पेशल एजुकेशन की, कि भाई स्पेशल जो स्कूल हैं या स्पेशल जो एजुकेशन दी जाती है वो स्पेशल बच्चों को दी जाती है, चाहे तो बच्चा बैकवर्ड हो चाहे वो बच्चा गिफ्टेड हो। अब जैसे कि अब देखो ये बात आ गई, अब तक हम डिसेबिलिटी वाला पढ़ते आ रहे थे कि भाई स्पेशल क्या है, स्पेशल एजुकेशन किन्हें दी जाती है, जो कोई बच्चा डिसेबिलिटी वाला होता है, लेकिन गिफ्टेड बच्चे भी तो स्पेशल होते हैं। अब जैसे कि कौटिल्य पंडित नाम आपने सुना होगा, है ना। अब वो नॉर्मल बच्चों के साथ थोड़ी ना पढ़ रहा है, अब वो 6th क्लास में 12th का 11th की केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहा है, तो वो उसके लिए क्या चल रही है, स्पेशल क्लासेस चल रही हैं और उसे कहाँ पढ़ाया जा रहा है, स्पेशल स्कूल में, या स्पेशल एजुकेशन उसे दी जा रही है। तो स्पेशल एजुकेशन किन्हें दी जाती है, जो नॉर्मल बच्चों से अलग हैं, या तो वो एबनॉर्मल हैं, या वो डिसेबिलिटी वाले हैं, या वो बैकवर्ड हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनका IQ 140+ है, जिन्हें गूगल बॉय, गूगल गर्ल ये सब क्या है, नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ते। ठीक है, ना ही ये नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट हो पाते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन हेल्प्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन टू द सोसाइटी। जो स्पेशल एजुकेशन है वो बच्चों की हेल्प करती है कि वो सोसाइटी के अंदर भी एडजस्ट कर पाएँ। उन्हें देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें डायग्नोज भी किया जाता है, स्कूल के अंदर भी और हॉस्पिटल में भी। जो नेचर है स्पेशल एजुकेशन का वो कैसा है, डेवलपमेंटल है, जहाँ बच्चे का विकास होता है, बच्चा महसूस कर पाता है कि उसके अंदर क्या गट्स हैं, क्या उसका पोटेंशियल है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, और उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, उसे भी बढ़ाया जाता है। स्पेशल एजुकेशन मटेरियल, स्पेशल करिकुलम, स्पेशल टीचर्स उसके लिए ज़रूरत पड़ते हैं। भाई जब हम स्पेशल बच्चे को पढ़ाएंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना। क्या कि उनके लिए करिकुलम स्पेशल होना चाहिए, मटेरियल स्पेशल होना चाहिए, टीचर अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब ये है कि ट्रेंड टीचर होने चाहिए, अच्छे का मतलब ये नहीं देखने में अच्छे हो, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन कैन मेड बी सेल्फ रिलायंट बाय गिविंग देम वोकेशनल ट्रेनिंग। अब जैसे कि बिल्कुल जड़ बुद्धि जो बच्चे होते हैं, जिनका IQ 30-40 के आसपास होता है, जो कुछ भी नहीं कर पाते, या 60 तक जिनका IQ होता है, तो ऐसे बच्चों को क्या सिखाया जाता है स्कूल में, तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि अपना जीवन यापन कैसे करना है, वो कमा के कैसे खा सके। जरूरी उसकी जॉब थोड़ी ना लगेगी, वो किसी अच्छी जॉब में तो जा नहीं सकता, लेकिन उन्हें सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाया जाता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सके। ठीक है,
दिस एजुकेशन इज गिवन कीपिंग इन माइंड द कैपेबिलिटी। जब बच्चों को इसमें एजुकेशन दी जाती है तो उन्हें ऐसे नहीं साइंस मैथ हिंदी इंग्लिश पढ़ाए और चले गए, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, उनकी योग्यता के, उनके इंटरेस्ट के, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही क्लास में लेक्चर या जो भी है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है। स्पेशल एजुकेशन इज एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सल नेचर। दिस एजुकेशन इज गिवन ऑल टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। हर तरीके के स्पेशल बच्चे को ही दिया जाता है, चाहे उसका रिलीजन, कास्ट, जेंडर, शेप, साइज कुछ भी हो। हर सिटीजन, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू गेट जनरल एजुकेशन। देखो सबका राइट होता है कि उसे जनरल एजुकेशन मिले, लेकिन स्पेशल चिल्ड्रन का राइट होता है कि उसे स्पेशल एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, है ना। स्पेशल एजुकेशन डेवलप एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन वेदर इट इज़ फिजिकल और मेंटल और सोशल और इमोशनल, यानी किसी भी तरीके से वो दिक्कत हो सकती है उसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, तो उसे उसी तरीके से क्या है टैकल किया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन बच्चे के एटीट्यूड को चेंज करता है और स्पेशल एजुकेशन इज़ अ वेरिएशन ऑफ जनरल एजुकेशन, यानी है तो ये नॉर्मल एजुकेशन जैसी, जनरल एजुकेशन यानी उसी का ही वेरिएंट है कि भाई उसे नॉर्मल स्कूल में ना पढ़ा के किस में पढ़ा दिया, स्पेशल स्कूल में पढ़ा दिया, जिससे कि ना तो धक्का मुक्की हो ना उसका मजाक उड़ाया जाए, वहाँ उसके जैसे उसे बच्चे मिलेंगे और उसकी ग्रोथ भी हो पाएगी और उसी के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। टीचिंग मेथड्स पे भी ध्यान दिया जाता है। नॉट गिवन टू द नॉर्मल चाइल्ड, लेकिन ये एजुकेशन क्या है किसी भी नॉर्मल बच्चे को नहीं दी जाती। भाई नॉर्मल तो नॉर्मल स्कूल में ही जाएगा, वो अलग स्कूल में क्यों जाएगा, है ना। इसके लिए अलग से प्लानिंग होती है, एक सिस्टमेटिक मैनर में इसे प्रोवाइड किया जाता है। मेंटली बैकवर्ड चिल्ड्रन को इसका फ़ायदा होता है, जो स्पेशल एजुकेशन है, जो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, यानी दिमाग उनमें कम है, जड़ बुद्धि है, IQ उनका कम है, याद नहीं कर पाते, समझ में उनके कुछ नहीं आता, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन क्या है, बेनिफिशियल है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असेस द टीचिंग, लर्निंग एंड स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में विकलांग बच्चों के शिक्षण अधिगम और कौशल का आकलन करना। भाई ये देखना कि ये बच्चा कितनी हद तक पढ़ सकता है, क्या क्या कर सकता है, क्या चीज़ में इसका इंटरेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ एसेस करना, तो ये भी किसका ऑब्जेक्टिव है, स्पेशल एजुकेशन का। उनकी फिजिकल और एकेडमिक एडेप्टेशन को आइडेंटिफाई करना कि वो शरीर से कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, एकेडमिक कहाँ तक कर सकते हैं, क्या चीज़ें उन्हें पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ उन्हें पढ़नी आती है और क्या हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करना, आइडेंटिफाई करना। उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें मौके देना कि वो रेगुलर क्लास में भी विजिट करें और वैसे भी पढ़ पाएँ। ठीक है। एक्टिविटीज़ में उनसे पार्टिसिपेट कराना, उनके पेरेंट्स और कम्युनिटी प्रोग्राम इस तरीके से करना कि पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकें। टू एस्टेब्लिश अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट एंड द स्कूल स्टाफ, यानी इस तरीके का एक रिलेशन बनाना कि रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, जैसे बच्चे मेंटली बैकवर्ड हैं, कोई किस तरीके का बच्चा है, कोई किस तरीके का है, तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट भी रखे जाते हैं, यानी रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के परामर्श एक तरीके से वो देखते रहें, बच्चों को ध्यान देते रहें, अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट भी स्कूल के अंदर मिलता रहे। ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन द मेन स्ट्रीम क्लास, यानी उनका एडमिशन क्या है, एक तरीके से नॉर्मल तरीके से उनका एडमिशन होता है। टीचर उन्हें इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि वो जनरल क्लास में भी एडमिशन ले सके, पढ़ सके। ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू मेजर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, यानी विकलांग बच्चों की जो शैक्षिक आवश्यकताओं को मापने के लिए जानकारी एकत्र करना, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना और उनकी एक्टिविटीज़ को एसेस करना कि कैसी उनकी गतिविधियाँ हैं। डिटरमाइन गोल ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, उनके लक्ष्य निर्धारित करना और पार्टिसिपेशन कराना उनका भी और उनके पेरेंट्स का भी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस तरीके का अरेंज करना कि वो कुछ क्रिएटिविटी कर सकें, इस तरीके की एक्टिविटी, कोई भी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज से उन्हें पढ़ाना। आप इस तरीके से पेपर के अंदर ग्राफ बना सकते हैं। देखो ये स्पेशल एजुकेशन का है, मैंने और भी रखे हैं, ये बुक का ही है, बुक का ही मैंने पार्ट लिया है क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से दिया गया था। आप इस तरीके से जो भी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये नहीं है कि ये ही कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, जो भी आपको पता हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी एकीकृत शिक्षा, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ना इसके जैसी सेम है। इंक्लूसिव एजुकेशन तो यानी सबसे अपर है इनमें, यानी कहते हैं ना सबका बाप,
सारी जितनी भी अच्छी क्वालिटी है वो सारी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर है कि भाई तुम्हें बच्चे को प्रायोरिटी देनी है, बच्चे की नीड को ध्यान में रखना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है। अगर कोई एबनॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए अलग से फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है। टीचर्स भी होने चाहिए, हर तरीके का टीचर होना चाहिए क्लास के अंदर, इंडिविजुअल अटेंशन होनी चाहिए, यानी हर बच्चे पे फोकस किया जाए, टीचर भी हर बच्चे पे फोकस करे, बच्चे को प्रायोरिटी देनी है, बच्चे को बीच में रखना है, केंद्र में रखना है, यानी जितने भी प्लस पॉइंट है वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है फिर? इंटीग्रेटेड एजुकेशन है एकीकृत शिक्षा, यानी है तो ऐसे जैसे हमारे आसपास के नॉर्मल स्कूल है ना, ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड एजुकेशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मेन स्ट्रीम स्कूल होते हैं, ये हर तरीके के बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम सबको पढ़ा लेंगे, नॉर्मल बच्चा भी हो चाहे अब नॉर्मल बच्चा हो। लेकिन इनका मेन फोकस किस पे रहता है? अटेंडेंस पे फोकस रहता है। स्कूल का जो अनुशासन है या सिस्टम है वो बिल्कुल रिजिड रहता है, एंड एज रिजल्ट वेरी फ्यू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आर एबल टू कोप विद द डिमांड ऑफ सच अ रिजिड सिस्टम, यानी जितने भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो उस तरीके का रिजल्ट नहीं दे पाते जितना उन्हें देना चाहिए, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ रहता है कि अटेंडेंस होनी चाहिए, ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। दिस इज अ सिस्टम दैट डज नॉट एक्सेप्ट मैनी ऑफ आवर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड एनफ, यानी बहुत बार ये डिसेबिलिटी वाले बच्चों को लेते भी नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग यहाँ ग्रेटर नोएडा यानी जेवर में शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ एक विकलांग बच्ची है, 3-4 स्कूल ने उसे मना कर दिया एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि वो विकलांग है, वो खुद से चल नहीं सकती, उसे गोद में उठा के ले जाना पड़ता है स्कूल के अंदर और गोद में उठा के ही बस के अंदर लाना पड़ता है। तो बहुत सारे स्कूल ने उसे मना कर दिया। तो इस तरीके के भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंटीग्रेटेड स्कूल हैं जो इस तरीके के बच्चों का एडमिशन नहीं लेते। और पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में। चाइल्ड इज सीन एज अ प्रॉब्लम नॉट द सिस्टम, मानो बच्चा फेल हो गया, बच्चे के ये 0 नंबर आए, तो वहाँ के टीचर्स क्या या स्कूल के टीचर्स क्या कहेंगे कि तुमने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, बच्चे को पढ़ाया नहीं, बच्चा घर पे पढ़ता नहीं था, बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देता था। यानी ये प्रॉब्लम किसे करते हैं? बच्चे के अंदर देखी जाती है, ना कि सिस्टम के अंदर। शी इज़ कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इफ शी इज़ नॉट कैन नॉट लर्न इट इज़ हर प्रॉब्लम, यानी अगर बच्चा सीख नहीं रहा है तो टीचर कहता है तेरी बला, तू ही जाने, यानी तुम नहीं सीख रहे, इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है, मत पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मुझे तो सैलरी मिल रही है। तो इस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है कि भाई तुम अगर नहीं सीख रहे हो तो इसमें तुम्हारी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन किस पे बेस्ड है? मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी एंड व्यूज अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी विद क्लिनिकल ब्लिंडर नीडेड रिमेडी, यानी ये एक तरीके से बच्चे को एज अ फॉल्ट ही देखते हैं। डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसे उसी तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी प्लस पॉइंट वाली बातें हम लिखते हैं, मतलब हमने बुक के अंदर। टू प्रमोट द चिल्ड्रन फॉर अर्ली स्टिमुलेशन, यानी बच्चों को शीघ्र उत्तेजना के लिए प्रेरित करना। टू प्रमोट द एजुकेशनल प्रोविजन टू मीट द सोशल एंड कल्चरल नीड्स, यानी इस तरीके का प्रावधान करना या इस चीज़ को बढ़ावा देना कि उनकी नीड्स पूरी हो सकें। कैसी नीड्स? सामाजिक और कैसी सांस्कृतिक नीड्स जो हैं, ठीक है। टू अलर्ट द चाइल्ड चिल्ड्रन टू बी इंडिपेंडेंट इन देयर डेली लिविंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़, यानी बच्चे को इस तरीके से अलर्ट करना या इस तरीके से तैयार करना कि अपनी रोज़ की जो कौशल हैं, रोज़ के जीने के जो कौशल हैं या एबिलिटीज़ हैं, उन्हें वो अच्छे से सीख पाए। कम्युनिटी एजुकेशन फॉर हेल्दी एटीट्यूड, उन्हें समुदाय की शिक्षा भी देनी है कि कम्युनिटी में किस तरीके से एडजस्ट करना है। टू पेव द वेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हैबिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, जो रिहेबिलिटेशन क्या होता है? जैसे कि परामर्श, एक तरीके से कि विकलांग बच्चा है या किसी भी तरीके से की डिसेबिलिटी है तो टाइम टू टाइम स्कूल में चेकअप वगैरह हो रहे हैं या बच्चे को दिखाया जा रहा है, तो इस तरीके की अवेलेबिलिटी भी उसे देनी है, इस तरीके की प्रावधान भी उसे देने हैं। चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करना है, अगर दिख रहा है कि ये चीज़ें क्योर हो सकती हैं, इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं, करा सकते हैं, तो उस चीज़ का इलाज कराया जाए। यानी किसी बच्चे में कोई दिक्कत है तो उसका इलाज हो सकता है। बच्चे की जो अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, उसे डायग्नोज करा जाए जल्दी से जल्दी। ये ऑब्जेक्टिव होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, बच्चे को इस तरीके से तैयार करना कि वो अपनी लाइफ में कमा सके, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस हो सके। उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डेवलप करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का उसके अंदर विकास करना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना और उसके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे वो कैसे निपटेगा, कैसे साहस के साथ अपने चैलेंजेस को सामने लेगा, इस तरीके से उसे डेवलप करना। उसके लिए एजुकेशन को मीनिंगफुल बनाना, यूज़फुल बनाना, इस तरीके से बच्चे को तैयार करना कि वो अपने हित के साथ राष्ट्र के हित के बारे में सोचे, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, बराबर मौके मिले।
अब इसकी विशेषता क्या है कि भाई ये क्या प्रोवाइड करता है, मेन स्ट्रीम फैसिलिटीज़ करता है सारे डिसेबल्ड बच्चों के लिए, यानी मुख्य धारा विशेषता या मुख्य धारा फैसिलिटीज़ या मुख्य धारा सुविधाएं प्रदान करता है। कैसे बच्चों को, डिसेबल्ड बच्चों को। विकलांग बच्चा किसी स्कूल में जा रहा है एडमिशन लेने के और स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, तो एक तरीके से वो क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर पढ़ रहा है या उसे मेन स्ट्रीम फैसिलिटीज़ मिल गई। ठीक है, it is a viable approach for achieving the objective of providing equality of educational opportunity to the disabled children, यानी उसे बराबर मौके मिलेंगे पढ़ने के। अच्छा भाई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। जैसे कि मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ जो मैंने मेन स्ट्रीम में दिया था, यानी मेन स्ट्रीम फैसिलिटीज़ तो दे रहे हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कि भाई हमारे स्कूल में एक लड़की थी, वो विकलांग थी, पैर उसके खराब थे, तो वो सीढ़ियों से चढ़ के जाती थी। अब हमारे स्कूल में उसका एडमिशन तो ले लिया, मैं उसका नाम भूल गई क्योंकि हमसे सीनियर थी वो दीदी, मुझे अब याद नहीं उनका नाम, लेकिन वो स्टिक से चल के आती थी, वो जो हाथों के नीचे स्टिक लगाते हैं, मुझे उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, उससे चल के आती थी। तो उसका एडमिशन तो स्कूल वालों ने ले लिया, लेकिन उसके लिए अलग से कोई भी फैसिलिटी नहीं की गई कि भाई रैंप वगैरह ही लगा दे। सेकंड फ्लोर पे उसकी क्लास थी, तो एक दिन वो दीदी मैंने देखा कि वो गिर गई, उनके हाथ से स्टिक निकल गई और वो चढ़ नहीं पाई ऊपर और बहुत तेज़ गिरी। उन्हें उठाया गया, फिर क्लास के अंदर ले जाया गया। तो उन्हें क्या है, देखो मैंने अपने स्कूल का नाम कैसे मेंशन किया है, तो उन्होंने क्या किया, स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, यानी उसे मेन स्ट्रीम फैसिलिटी दे दी क्योंकि वो डिसेबल्ड थी। तो वो क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये चीज़ें प्रोवाइड करती है कि भाई एडमिशन ले लिया, पढ़ लो। ठीक है, प्रोवाइड बेटर स्कोप टू द डिसेबल्ड टू लिव इन अ सोशल वर्ल्ड, कि सामाजिक दुनिया में तुम अच्छी तरीके से रह सको। जितने भी डिसेबल्ड वाले बच्चे हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस उनका डेवलप करना और उन्हें स्पेशल नीड पे फोकस करना उनकी। प्रोवाइड एजुकेशन टू ब्लाइंड, यानी इसमें किस किस को एजुकेशन दी जाती है, जो अंधे बच्चे हैं, दृष्टिबाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, एपिलेप्टिक मिर्गी जिनको आती है, स्पीच बोलने में प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड है, मेंटली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या भी कोई भी स्पेशल प्रोविज़न वाले बच्चे हैं। इंटीग्रेशन एजुकेशन के अंदर हैंडीकैप्ड और नॉन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन सारे इन्वॉल्व होते हैं। ये स्पेशल एजुकेशन देते हैं किसी डिसेबल्ड बच्चों को नॉर्मल स्कूल के अंदर, यानी सारे बच्चे नॉर्मल पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा फालतू उस पर ध्यान दे दिया जो बच्चा अब नॉर्मल है, तो ठीक है सारे बच्चों के साथ पढ़ लिए। इस तरीके से ग्राफ आप बना सकते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, इंक्लूसिव एजुकेशन का। पॉइंट जो भी आपको अच्छे लगे वो मेंशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ही पॉइंट करें। ठीक है, अब डिफरेंस देख लो थोड़ा थोड़ा सा। इंक्लूसिव एजुकेशन सारे बच्चों को वेलकम किया जाता है पड़ोस के स्कूल में। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन और जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चों को ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल स्कूल में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट करा जाता है। एक्सेप्ट का मतलब है कि उनका एडमिशन ले लिया जाता है। ठीक है, स्पेशल क्या है, स्पेशल तो है ही स्पेशल, जिसमें स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होंगे जिन्हें स्पेशल ज़रूरत है, यानी अंधे बच्चे हैं तो अंधे बच्चों की ही क्लास है। इसमें सबको बराबर मौके मिलते हैं पार्टिसिपेशन के, इसमें मौके तो मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, पार्शियल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और स्पेशल एजुकेशन में क्या है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड भी होता है और चाइल्ड सेंटर्ड भी होता है, लेकिन इंटीग्रेटेड क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है। ये स्पेशल करिकुलम और मेथडोलॉजी पे फोकस करता है कि भाई जैसा बच्चा है उसी के अकॉर्डिंग उसे स्पेशल करिकुलम और वही मेथड्स उसे दिए जाएँ। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, इसका कॉस्ट नॉट सो हाई, ये हाई कॉस्ट है। टीचर इफेक्टिवनेस इन इंक्लूडिंग ऑल लर्निंग प्रोसेस, सारे जितने भी प्रोसेस है सीखने के उसमें टीचर क्या है, प्रभावित तरीके से काम करता है। जो इसमें टीचर का प्रभाव है वो अनचेंज या लिमिटेड रहता है, और इसमें भी लिमिटेड रहता है ग्रुप तक। इसमें फॉर्मल प्लानिंग की जाती है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में पहले से प्लान किया जाता है कि इस बच्चे को हम ऐसे पढ़ाएंगे, इस बच्चे को ऐसे पढ़ाएंगे। इंटीग्रेटेड में कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं होती, 40 बच्चे हैं तो सबको बराबर पढ़ाया जा रहा है। स्पेशल में प्लान होता है बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग। मानो बच्चे जो श्रवण बाधित बच्चे हैं यानी बहरे बच्चे हैं तो उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग तो पढ़ाएंगे, तभी तो वो स्पेशल एजुकेशन कहलाई। और इस ऑल द स्टूडेंट इज अवे फ्रॉम एजुकेशन आर इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल, जितने भी बच्चे हैं या मेन स्ट्रीम से या किसी भी तरीके से स्कूल में उनकी फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हुई हैं, उनकी नीड्स पूरी नहीं हुई हैं, वो सब क्या होती हैं, पूरी इंक्लूसिव एजुकेशन में होती हैं पूरी। ऑल द स्टूडेंट अवे फ्रॉम एजुकेशन आर नॉट नेसेसरीली इंक्लूडेड इन द मेन स्ट्रीम स्कूल। बहुत सारे बच्चे हैं कि उन्होंने 4th क्लास तक या वो 10 साल के हो गए, कोई स्कूल ही ज्वाइन नहीं किया, तो उन्हें क्या है, उनके लिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है इसमें क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड में। लेकिन इंक्लूसिव में क्या है, 10 साल का बच्चा है तो आरटी क्या कहती है कि 10 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए, भाई
थर्ड फोर्थ के आसपास होना चाहिए तो उसे थर्ड फोर्थ में ही लेंगे। वो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो थर्ड फोर्थ तक के सिलेबस तक कैसे कवर कराएगा। ठीक है, इसमें एक तरीके से एडमिशन हो जाता है स्पेशल फैसिलिटीज़ के साथ। इंक्लूसिव एजुकेशन में अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, जो स्टाफ होता है वो भी ट्रेन होता है, अलग करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है हर बच्चे के लिए। इंटीग्रेटेड में क्या है, कोई भी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ट्रेंड स्टाफ होता है। बस ये क्या देखते हैं, अब जैसे कि हमारे यहाँ के पब्लिक स्कूल हैं, किसी भी एरिया के पब्लिक स्कूल हैं, वो क्या देखते हैं कि कम सैलरी ले टीचर और काम क्या करे, बहुत मेहनत के साथ करे, बहुत ही अच्छे तरीके से करे। ठीक है, स्पेशल में क्या होता है भाई, ट्रेनिंग दी जाती है। भाई अगर मानो पागल बच्चे हैं या किसी भी तरीके से एबनॉर्मल हैं तो उन्हें उसी तरीके से ट्रेंड किया जाता है, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अलग ही करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, और भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। जो पॉइंट हार्ड लग रहा है उसे हटा सकते हैं। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर पूछा जाएगा कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताओ किसका, डाइवर्स नीड्स वाले बच्चों का। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का इतिहास क्या है, कैसे इसका विकास हुआ, कहाँ से आया ये शब्द इंक्लूसिव एजुकेशन। हम तो पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल और पब्लिक स्कूल यही सुने होंगे आपने तो, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये कहाँ से आया। तो डाइवर्स नीड्स चिल्ड्रन आर दोज, डाइवर्स नीड्स बच्चे कौन से होते हैं, विविध आवश्यकता वाले, जी यानी जिनकी आवश्यकता अलग अलग हो। तो डाइवर्स नीड्स जो चिल्ड्रन होते हैं वो बच्चे होते हैं जिन्हें स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये बच्चे क्या हैं, दीज चिल्ड्रन आर टोटली डिफरेंट इन कंपैरिजन ऑफ कॉमन चिल्ड्रन, यानी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे ये अलग होते हैं इस कंपेयर में। तो एंशिएंट टाइम में इन बच्चों को सोसाइटी से नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर 100 साल पहले की बात करें, कोई बच्चा एबनॉर्मल है तो उसे स्कूल ही नहीं भेजते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो फैसिलिटीज़ थी, ना ही रिसोर्सेज अवेलेबल थे। ठीक है, एट दैट टाइम देर वॉज नो स्पेशल अरेंजमेंट। देखो वही चीज़ लिखी है कि पहले के टाइम पे कोई उनके लिए अरेंजमेंट नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ चीज़ें बदलती गई, तो उसे ही बोला गया डेवलपमेंट, कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। The Greek philosopher Aristotle once said that things that are alike should be treated alike, whereas things that are unalike should be treated unalike in proportion to their unalikeness। यानी जैसा बच्चा हो उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अनलाइक है चाहे अलाइक है। ठीक है, जो चीज़ें जैसी हैं उसी तरीके से उनके साथ काम किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एबनॉर्मल बच्चा है तो उसे पढ़ाओ ही मत, एबनॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए अलग से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ या उसकी कैपेबिलिटी या उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना चाहिए, उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। The historical perspective of education of children with diverse needs present both an optimistic and pessimistic पिक्चर, यानी अगर देखा जाए तो ये निराशावादी और आशावादी दोनों तरीके से तस्वीर प्रस्तुत की जाती है। अगर देखा जाए तो पहले के टाइम पे यानी आशा तो ये रहती है कि हमारे बच्चे का जीवन अच्छा होना चाहिए, निराशा ये कि हाय हमारा तो बच्चा ऐसा हो गया, विकलांग है, चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता। तो ये दोनों तरीके से इसे देखा जाता है। It is pertinent to how changes has taken place from superstition to segregation and later to integration and what the changes takes place at present। यानी अगर देखा जाए पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले, क्या बदलाव आए अंधविश्वास से, सेग्रीगेशन से, और अब तक क्या क्या चीज़ें आई। पहले के टाइम पे इन चीज़ों को जोड़ा जाता था अंधविश्वास से, सुपरस्टिशन से। पढ़ते हैं, इन एंशिएंट टाइम डिफरेंट नेशंस स्पेशली इजिप्ट, ग्रीक और रोम, इन्होंने क्या है डिसेबल्ड चिल्ड्रन वर्क, यानी जो ये कुछ देश हैं, इजिप्ट है, ग्रीक है, रोम है, इनमें क्या है अगर कोई विकलांग बच्चा हो गया ना तो उसे मार दिया जाता था कि भाई ये इम्परफेक्ट है, ये बच्चा पूरा नहीं हुआ है, इसको क्या है यहीं पे ख़त्म कर दो। तो ये क्या था, एक अंधविश्वास था, ये एक मिथ था। नथिंग इम्परफेक्ट शुड बी ब्रॉट अप, यानी इनका मानना था कि बस परफेक्ट अगर नॉर्मल बच्चा है उसी की परवरिश की जाएगी, अगर इम्परफेक्ट बच्चा है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता इसे बड़ा करने का, इसे या तो ख़त्म कर दो या किसी भी तरीके से बस ख़त्म निपटना चाहिए। आफ्टर सम टाइम पीपल व्यूड मेंटल इलनेस एज अ डिजीज नॉट द रिजल्ट ऑफ पोजेशन बाय एविल स्पिरिट और कर्स ऑफ गॉड, यानी बहुत टाइम बाद लोगों ने देखा कि भाई ये भगवान का कोई तुम्हें अभिशाप नहीं मिला है, कोई तुम्हें बद्दुआ नहीं लगी है, कोई जादू टोना नहीं है, ये क्या है, एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेग्रीगेशन की बात आई। अगर 90s की बात करें, 1900 की बात करें, तो अमेरिकन फिजिशियन बेंजामिन रूस जो हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि भाई जो विकलांग बच्चे हैं या डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं इन्हें पढ़ाया जा सकता है।
तो एक और पर्सन थे जेएमएस इटार्ड, ये फ्रेंच फिजिशियन भी थे, इंस्ट्रक्शनल डिवाइस के ओरिजिनेटर भी थे, यानी जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना उसके ओरिजिनेटर यही थे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक का इन्वेंट भी इन्होंने किया था। स्पीच थेरेपी और क्रिएटर थे ओरल एजुकेशन के, जो क्या बोलते हैं बहरे बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है उसके जो एक तरीके से रचयिता थे, क्रिएटर थे, वो यही थे। कौन? जेएमएस इटार्ड। ठीक है, इन्हें स्पेशल एजुकेशन का फादर भी बोला जाता है, मेंटली रिटार्डेड के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, क्योंकि इन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया है। 1817 में पहला स्कूल बना थॉमस गॉलेट एट द हार्वर्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ द डीफ, यानी बहरे बच्चों के लिए। ठीक है, न्यू इंग्लैंड एसाइलम फॉर द एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड वाज फाउंडेड इन वाटरटाउन, मैसाचुसेट्स। ई सैंग्विन एस्टेब्लिश फर्स्ट स्पेशल स्कूल, एक स्पेशल स्कूल बना फीबल माइंडेड बच्चों के लिए, यानी एक तरीके से कमज़ोर दिमाग वाले या थोड़ा कम आईक्यू वाले बच्चों के लिए स्कूल बना। 1946 में एक टेक्स्ट बुक आई, क्लासिक टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई, इडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय द फिजियोलॉजिकल मेथड, ये उस बुक का नाम था। पहला एक्सपेरिमेंट स्कूल फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग इडियटिक चिल्ड्रन, यानी जो इडियट बच्चे होते हैं, एक तरीके से बिल्कुल मूर्ख बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए 1846 में एक स्कूल बना। पहला कॉलेज जो है बहरे बच्चों के लिए वो 1875 में बना, कोलंबिया में 1896 में बना, यानी फिर बनते चले गए, फिर जगह जगह स्कूल बने और फिर हमारा भारत भी बेचारा पीछे पीछे लग गया, हमारे भारत में भी स्कूल आ गए। ठीक है, रोडे आइसलैंड बिगेन एजुकेशन क्लासेस फॉर इंडिविजुअली मेंटल रिटार्डेशन, यानी हर तरीके के बच्चे के लिए स्कूल बनने शुरू हो गए, बहरों बच्चे के लिए, अंधे बच्चों के लिए, जो दिमागी रूप से कमजोर हैं, मूर्ख बच्चों के लिए, हर तरीके के बच्चों के लिए स्कूल बनते चले गए, कॉलेजेस बनते चले गए। पहला रिमेडियल सेंटर जो है इंग्लैंड में वो 1940 में आया। सेग्रीगेटेड एजुकेशन ऑफ इंडिया विद डिसेबिलिटी बिगेन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट स्पेशल स्कूल इन अमृतसर। देखो भाई, पहला स्कूल खुला 1887 में अमृतसर में, किसने खोला? अन्य शार्प ने, अब मिशनरी मैनेजर, इन्होंने एक पहला स्कूल खोला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतिहास था, यानी पहले लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, उन बच्चों को अलगाव रखते थे, अगर नॉर्मल बच्चा नहीं है तो उन्हें मार दिया जाता था, ये सारी कहानी थी। फिर धीरे धीरे इस चीज़ को समझा इन्होंने कि भाई ये कोई अंधविश्वास जादू टोना नहीं है, ये क्या है, एक बीमारी है। फिर इस बीमारी का इलाज भी हुआ और इलाज होते होते फिर स्कूल भी खोले गए, यानी एजुकेशन का आइडिया भी लोगों ने दिया, एजुकेशन का आइडिया दिया, फिर एजुकेशन को आगे बढ़ाया गया, स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए। ठीक है, द मूवमेंट टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन 1970 की बात करें तो वेरियस कोर्ट डिसीजन इन यूएसए एस्टेब्लिश द राइट ऑफ चिल्ड्रन लेबल्ड मेंटली रिटार्डेड टू फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन, यानी जो मानसिक रूप से विकलांग कहे जाने वाले बच्चे हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अप्रोप्रिएट उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, और वो भी कैसी मिलनी चाहिए? फ्री मिलनी चाहिए। Pressure made by parents, courts and legislature resulted in Education for All Handicapped Children Act 1975 which was enacted in 1978। 1978 में ये एक्ट बन के तैयार हो गया कि भाई बच्चों को क्या है, फ्री एजुकेशन मिलेगी और अप्रोप्रिएट एजुकेशन मिलेगी, वो भी कैसे बच्चों को? मेंटली रिटार्डेड, जिन्हें लेबल मिल गया कि मानसिक रूप से मंद बच्चे हैं। 1970 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की एक स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जिसे IEDC बोलते हैं। इस स्कीम का जो उद्देश्य था कि भाई बराबर मौके मिलने चाहिए डिसेबिलिटी वाले बच्चों को, और वो कहाँ पढ़े? रेगुलर स्कूल में पढ़े, वो भी अचीव कर सके जो वो अचीव करना चाहते हैं। Integrated education for disabled children was the favored practice in all countries in 1994। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल एजुकेशन नीड्स एट स्पेन, यानी सारी जगह कॉन्फ्रेंस हुई, स्पेन में कॉन्फ्रेंस हुई। 1994 में ये चीज़ फाइनल हो गई कि भाई स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी या फिर डिसेबल्ड बच्चों को क्या है, अच्छी एजुकेशन दी जाएगी हर एक कंट्री में, उन्हें इंटीग्रेटेड एजुकेशन दी जाएगी, इंटीग्रेटेड स्कूल में उन्हें पढ़ाया जाएगा, यानी मुख्य धारा वाले स्कूलों में ही उन्हें पढ़ाया जाएगा। The minister considered that education is a basic instrument of social integration. Efforts should be made to give the opportunity to children with disabilities to attend a mainstream school if it is in the interest of the child। यानी अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे मुख्यधारा यानी मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ाया जाए, इससे ही हमारे समाज का विकास होगा। एफर्ट्स लगाए जाएंगे कि उन्हें बराबर मौके मिले, ठीक है, उनका ट्रांजिशन हो स्कूल, वो पहले स्कूल में पढ़े फिर वो हायर एजुकेशन ले पाएँ, फिर उसके बाद वो अपने जॉब के अवसर ले सकें, ठीक है। यानी लॉन्ग लर्निंग अंडर द हेडिंग एजुकेशन, यानी देखो ये कंसेप्ट दिया गया कि क्या है, उम्र भर बच्चा एक तरीके से सीखे।
आर्टिकल 24 आया इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन ऑन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, यानी आर्टिकल 24 में ये चीज़ कही गई 2006 में कि सारे बच्चों को बराबर एजुकेशन मिले और इंक्लूसिव एजुकेशन मिले, यानी समावेशी शिक्षा मिले, सारे बच्चों को इंक्लूड किया जाए, समावेशन किया जाए। ठीक है, सिंपल है। अब पढ़ते हैं मेन स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि मेन स्ट्रीम क्या होता है। मेन स्ट्रीम मैंने बताया मुख्य धारा, यानी नॉर्मल स्कूल, जैसे इंटीग्रेटेड स्कूल था वही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में यानी एजुकेशन क्या है, इंटीग्रेट हो जाती है कि हर तरीके की एजुकेशन एक ही क्लास में मिल रही है। जैसे हमारे आसपास के स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, तो इनमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन मिलती है कि भाई डिसेबिलिटी वाला बच्चा आ जाए वो भी पढ़ रहा है, नॉर्मल बच्चा आ जाए वो भी पढ़ रहा है। लेकिन जो पढ़ रहा है, जो प्रोसेस है, उसे मेन स्ट्रीम बोलते हैं कि भाई ये जो स्कूल है इन्हें हम मुख्य धारा बोलते हैं, मुख्य। ठीक है, इसमें हर तरीके का बच्चा पढ़ सकता है। तो कंसेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग जो है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका आइडिया दिया सैमुअल गिल्डले हो ने। ये एक अमेरिकन फिजिशियन थे जिनका इंटरेस्ट था कि जो अंधे बच्चे हैं, जो बहरे बच्चे हैं, इन्हें किस तरीके से एजुकेशन दी जाए। 1853 में इन्होंने स्ट्रेस दिया कि जो अंधे बच्चे हैं इन्हें एजुकेशन दी जाए, कैसे स्कूल में, रेगुलर स्कूल में, क्योंकि अगर ये रेगुलर स्कूल में पढ़ेंगे तो इन्हें जो सोशल एडवांटेज है, जो सामाजिक लाभ है वो भी मिलेंगे। भाई अगर अंधे बच्चों को अंधे बच्चों में ही पढ़ाया जाए तो उनकी तो एक अलग ही दुनिया बन जाएगी। लेकिन अगर अंधे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए तो उन्हें क्या है, सामाजिक ज्ञान भी होगा और उनका सामाजिक विकास भी होगा। ठीक है, तो 1975 में जो कंसेप्ट है मेन स्ट्रीम का, ये इंट्रोड्यूस किया गया इन द एजुकेशन फॉर ऑल द हैंडीकैप्ड एक्ट, यानी इस एक्ट के अंदर। तो मेन स्ट्रीम क्या होता है, मेन स्ट्रीम होता है इंक्लूजन ऑफ लर्नर विद स्पेशल नीड्स इनटू जनरल एजुकेशन सेटिंग और रेगुलर स्कूल, यानी जो रेगुलर स्कूल हैं उसी में ही सारे बच्चों को पढ़ाना, चाहे स्पेशल नीड हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो। ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम क्लास। एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो उसमें नॉर्मल भी अब नॉर्मल भी, यानी सबका एडमिशन ले लो, जैसे पब्लिक स्कूल वाले करते हैं कि भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, विकलांग हो कुछ भी हो। तो ये एक तरीके से कैसे हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल हैं। ठीक है, तो इस मीन्स स्टूडेंट्स हु आर अ पार्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम विल जॉइन द रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम एट सर्टेन टाइम्स विच आर फिटिंग फॉर द स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट, यानी जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है या स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम ज्वाइन करना चाहता है वो रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम को ज्वाइन कर सकता है, वहाँ भी उसे वो फैसिलिटी मिल जाएंगी। अब इसके कॉम्पोनेंट क्या है, integration in education, education planning and programming, and clarification of responsibility. Integration of education, this component emphasize the integration of student with disability or special needs into regular educational setting, यानी जो नॉर्मल स्कूल है, जो रेगुलर फॉर्म में चल रहा है, उसी में डिसेबिलिटी वाले बच्चे को भी इंटीग्रेट करा देना या पढ़ा देना। ठीक है, typically developing peers, integration involves physically placing student with disability in general education classroom and promoting social inclusion and integration among all student। वही बात है कि यानी नॉर्मल बच्चों के साथ अब नॉर्मल बच्चे को पढ़ा देना, यानी सारों को इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, एकीकृत कर देना। उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से मुख्य धारा, भाई है ना, यानी सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ये एक कॉम्पोनेंट हुआ इसका, इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। दूसरा क्या है, एजुकेशन प्लानिंग एंड एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, यानी भाई ये प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। रेगुलर स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं, जो IEP है ना वो भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। IEP क्या है, IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, यानी हर एक बच्चे पे जो उसे रिक्वायरमेंट है वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ठीक है, यानी उसका स्पेसिफिक गोल हो, एकोमोडेशन हो, सर्विस नीड जो उसे ज़रूरत हो, हर तरीके से बच्चे के सीखने में क्या हो सके, सपोर्ट हो सके। ठीक है, ये है IEP। एजुकेशन प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड मटेरियल टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम, यानी जो डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। Clarification of responsibilities, यानी this component involves clarifying the roles and responsibility of various stakeholders in the mainstream process. This include duties of general education teacher, special education teacher, support staff, यानी
हर किसी की ड्यूटी बंदी हो, कि हर किसी की जिम्मेदारी बंदी हो कि तुम्हें ये चीज़ें करनी है। तो ड्यूटी जनरल एजुकेशन टीचर की क्या है, वो जनरल एजुकेशन देगा। स्पेशल एजुकेशन, अगर कोई स्पेशल एजुकेशन वाला बच्चा है तो उसे स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी। सपोर्ट स्टाफ होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, पेरेंट्स होंगे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि एक अच्छा वातावरण हो जाएगा। ठीक है। Clear communication and collaboration among these stakeholders are essential to ensure that student receive the necessary support and accommodation, यानी जो सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चे को, वो सपोर्ट उसे दिया जाएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? कैरेक्टरिस्टिक में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं कि भाई इंक्लूजन होगा, कि सारे बच्चे रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम में पढ़ेंगे। अब अंदर की बात कौन जानता है कि भाई अटेंडेंस ले ली, स्कूल में पढ़ा दी, लेकिन स्पेशली एक बच्चे को या हर बच्चे पे अलग से ध्यान देना इतना पॉसिबल नहीं होता। रेगुलर स्कूल में कोई भी ध्यान नहीं देता। ये कहने के लिए मेन स्ट्रीम स्कूल हैं, लेकिन इनके भी नेगेटिव पॉइंट्स कुछ हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? जैसे कि जो करिकुलम है वो रिजिड होगा और बच्चे पे अलग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फैसिलिटीज़ उसके अकॉर्डिंग स्कूल के अंदर नहीं है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो इसमें बच्चे की गलती है, सिस्टम की गलती नहीं है। तो ये सारी मेन स्ट्रीम की ही क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक में हम अच्छे पॉइंट मेंशन करते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन, यानी आईपीज क्रिएट किया जाए कि हर बच्चे की नीड्स को और गोल्स को पूरा किया जाए, हर किसी तक एजुकेशन पहुँचे। कोलाबोरेशन हो, सब एक दूसरे को कोलाबोरेट करें। इंक्लूसिव टीचिंग हो, सब मिलजुल के पढ़ाएं। पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट होना चाहिए। एसेसिंग होना चाहिए, यानी मूल्यांकन और मॉनिटरिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए। जैसा स्टूडेंट हो उसी के अकॉर्डिंग उसकी असेसमेंट यानी मूल्यांकन होना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन भी होना चाहिए, यानी सामाजिक संपर्क भी होना चाहिए। इस तरीके का भी बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो तरीका है जहाँ चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ चेंज कर सकें, अरेंज कर सकें चीज़ों को, शेड्यूल इस तरीके का रख सकें, मेथड इस तरीके का रख सकें, इक्विपमेंट इस तरीके के रख सकें। एडवोकेसी और अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए। इस तरीके की अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे सबको फ़ायदा हो। अब हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आगे हैं, या तो वेरी शॉर्ट कर लेते हैं पहले, या फिर सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार वेरी शॉर्ट कर लेते हैं। लैपटॉप हो गया डाउन, अब मे भी ये आवाज़ कर सकता है। ये क्लास अगर आप एक बार में ना देख पाएँ तो पार्ट्स में देख लेना, ठीक है। अब इसके वेरी शॉर्ट पे चलते हैं, फिर सेकंड यूनिट को कंप्लीट करेंगे। एक एक यूनिट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। हाँ देखो, फर्स्ट यूनिट के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देखो। आरसीआई एक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोविज़न और स्कीम क्या है, ये 2022 में आया है। और स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है, और देखो गवर्नमेंट स्कीम और प्रोविज़न दोबारा आ गया, ठीक है। और मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन, ये क्वेश्चन है पहली यूनिट के। तो आरसीआई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कीम और प्रोविज़न के बारे में। आगे पीछे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोविज़न फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, तो कौन कौन सी स्कीम और कौन कौन से प्रावधान है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो जो भी आपको स्कीम्स याद हैं वो भी लिख सकते हैं, या फिर ये देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब 2 नंबर में एक तरफ का पेज भरना है। एक तरफ का पेज आप किस तरीके से भरेंगे, देखो 5 हेडिंग है, पूरे पेज पे कितना आ सकता है, ये मुश्किल से 5 भी नहीं आ पाएंगे, 4 ही आ पाएंगे। तो 4 भी लिख देंगे तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी एक तरफ का पूरा पेज आपको फिल करना है। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता कि 2 नंबर है, बस ये देखता है अच्छा एक पेज तो लिख रखा है, ठीक है 2 नंबर दे दिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसमें आप 4 पेज भर रहे हैं, 3 पेज भर रहे हैं, उसका भी कोई सेंस नहीं है। 3 पेज भरेंगे तब भी 2 ही नंबर मिलेंगे, 4 पेज भरेंगे तब भी 2 ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ देखो। क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन है कितने नंबर का, 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन का मतलब होता है कि 4 या 5 पॉइंट भी आप लिख देंगे तो भी इनफ है, ठीक है। लिखने के लिए कितना भी लिख दें। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें गवर्नमेंट स्कीम और प्रोविज़न पूछी गई है इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो पहली है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या था कि भाई सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो भी, ठीक है। यानी शिक्षा का क्या होना चाहिए, सार्वभौमिकरण होनी चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। तो ये हमने सर्व शिक्षा अभियान में बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। RMS क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। इसमें यानी जो 5th to 8th वाले बच्चे हैं, थोड़े से बड़े बच्चे हैं, उनको क्या है एजुकेशन मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके और सब तक एजुकेशन पहुंच सके। समग्र शिक्षा अभियान क्या है,
इस इन्होंने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान और RMSA को क्या है एक साथ जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया, जिससे कि हर घर में या हर किसी को इक्वल एजुकेशन मिल सके और इक्वल एक्सेस मिल सके। और एजुकेशन कैसी मिल सके, क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल सके। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं सेकेंडरी स्टेज पे उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, जिसे IEDSS बोलते हैं। इसमें बच्चों को सपोर्ट किया गया था, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उन्हें हर तरीके से सपोर्ट किया गया था, उन्हें इंक्लूजन दिया गया था, समावेशन किया गया था इन मेन स्ट्रीम सेकेंडरी स्कूल, यानी जो मुख्य धारा वाले स्कूल हैं, मेन स्ट्रीम यानी हमारे आसपास के जो स्कूल हैं उन्हीं में ही एडिशनल किया गया था, उन्हीं में ही उनकी फैसिलिटीज़ को कवर किया गया था। ये स्कीम थी। ये RTE के बारे में आप 2 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, जो भी आपको पता है, यानी आपको एक पेज फुल करना है, एक पेज में आप 4 स्कीम लिख के आ जाना। तो इसमें क्या है, RTE क्या कहती है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होने चाहिए, क्योंकि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना हर बच्चे का अधिकार है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर आता है कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन RCI एक्ट। RCI क्या है, रिहेबिलिटेशन एक्ट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। ये जो एक्ट आया था ये 1992 में आया था। इसका एम था कि रिहेबिलिटेशन सर्विस को रेगुलेट करना है। डिसेबिलिटी यानी स्कूल में जो असक्षम बच्चे होते हैं या विकलांग बच्चे होते हैं, किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी से जो ग्रस्त बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना, इसका ये एम था। ये एक स्टेचुअरी बॉडी है, 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी। RCI ओवरसीज द ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल्स इन द रिहेबिलिटेशन सेक्टर। यानी RCI क्या करती है, अब जैसे कि बहुत सारे सेंटर खुले हैं, कोई थेरेपी सेंटर खुल रहा है, कोई कुछ खुल रहा है, तो इनकी क्या है, इनकी ट्रेनिंग अच्छे से कराना, इन्हें एजुकेशन अच्छे से देना, इन्हें सर्टिफिकेट, यानी इनकी सारी चीज़ों का जो ध्यान रखती है वो RCI रखती है, क्योंकि RCI खुद एक स्टेचुअरी बॉडी है। ठीक है। The Act defines the qualification and standard of various rehabilitation professions। जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, जिनका भी ये प्रोफेशन है, जो थेरेपी वगैरह करते हैं या बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और स्टैंडर्ड का जो ध्यान है वो कौन रखता है, RCI एक्ट रखता है। इट एक्रेडिट्स इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन रिहेबिलिटेशन, यानी ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाती है। RCI मेंटेन अ सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल इन द फील्ड, यानी ये जो जितने भी एजुकेशन लेके आते हैं रिहेबिलिटेशन की, इन सबका जो जिम्मा है वो RCI रखती है। ये एक्ट मैंडेट करता है कि पीरियडिक तुम्हें रिन्यूअल कराना है अपने रजिस्ट्रेशन को, जैसे कि कोई भी रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि पहले CTET का रजिस्ट्रेशन, मतलब CTET था तो CTET 7 साल के लिए वैलिड था। अब किसी के 7 साल हो गए तो फिर रिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा पेपर देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इन्हें रिन्यूअल कराना पड़ेगा जो अपना रजिस्ट्रेशन था। ठीक है। इसके कुछ रूल रेगुलेशन थे, इथिक्स थे, स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कंडक्ट थे। RCI मॉनिटर और इवेल्युएट करती है कि रिहेबिलिटेशन सर्विस पे क्या क्वालिटी दी जा रही है कस्टमर को। ये एक्ट फैसिलिटेट करता है रिसर्च और डेवलपमेंट में भी, रिहेबिलिटेशन के फील्ड में। ये और क्या प्रमोट करता है, कोलैबोरेशन और एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग स्टेक होल्डर। RCI फैसिलिटेट करता है करिकुलम को, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेवलप करता है। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं 2 नंबर के हिसाब से। 2 नंबर में आप 6 पॉइंट भी लिख देंगे, 4 पॉइंट भी लिख देंगे तो भी इनफ है कि भाई RCI क्या है, 1992 में आया। ये एक रिहेबिलिटेशन सर्विस है या रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टेचुअरी बॉडी है। इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं रिहेबिलिटेशन सेक्टर में। इसके अलग अलग प्रोफेशन या कोड्स ऑफ इथिक्स या ध्यान में रखा जाता है, जो रूल रेगुलेशन है ये RCI ही सारे कंडक्ट कराती है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये 2 नंबर में पूछा गया है कि मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्पेशल एजुकेशन की। तो स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल बच्चों को दी जाए, अलग स्कूल में दी जाए, जो बच्चे डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनको दी जाए। और ये डिसेबिलिटी क्या होती है, कोई भी ऑर्गन लेस हो जाना। ये डेफिनेशन दिया हालहान कॉफमैन ने कि स्पेशली जो डिज़ाइंड की जाती है एजुकेशन वो स्पेशल एजुकेशन कहलाती है, जिसमें अलग इक्विपमेंट यूज़ करनी पड़े, अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े। कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं कि भाई स्पेशल नीड्स में स्पेशल बच्चों की है नीड्स को पूरा किया जा रहा है, चाहे वो बच्चा गिफ्टेड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मेंटली रिटार्डेड हो। उन्हें एडजस्ट करना सिखाया जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें डायग्नोज किया जाता है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया जाता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल करिकुलम प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं।
इंटीग्रेशन एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा या एकीकरण शिक्षा क्या है कि इसमें इंक्लूजन होता है बच्चों का, सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेट करते हैं, सारों को एक जगह बैठा लेते हैं रेगुलर क्लासरूम में, हर किसी को इक्वल एक्सेस मिलता है, सब पढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल सपोर्ट, हर बच्चे को ध्यान दिया जाता है और अच्छा एक इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन होता है, हर बच्चे का बेनिफिट होता है, टीचर की ट्रेनिंग होती है, पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ट्रांजिशन प्लानिंग होती है और कोलैबोरेशन होता है टीचर का, पेरेंट्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि सब एक साथ काम कर सकें, मिलजुल के बच्चे के हित में काम कर सकें। और कंटिन्यूअस सर्विस, हर किसी को सपोर्ट दिया जाता है जो डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं। ठीक है, बस और तो और नहीं है फर्स्ट यूनिट में से। हाँ, फर्स्ट यूनिट में मेन स्ट्रीम और है, तो मेन स्ट्रीम अभी हमने पीछे पढ़ लिया है कि मेन स्ट्रीम क्या होता है कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उन्हें जनरल एजुकेशन या रेगुलर स्कूल के अंदर पढ़ाना, यानी जो एबनॉर्मल बच्चा है या डिसेबिलिटी वाला बच्चा है या स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है उसे रेगुलर स्कूल में सेम क्लास के अंदर बैठाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मेन स्ट्रीम कहलाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सारे बच्चों का इंक्लूजन करना, सारे बच्चों पे ध्यान देना, सब तक एजुकेशन पहुंचाना और सबके साथ कोलैबोरेट करना। वही जो मेन स्ट्रीम में इसमें सेम वही चीज़ें आ जाएंगी जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक ही अगर आपने पढ़ रखी है तो वो इसमें भी चल जाएंगी। ठीक है, अब एक बार सेकंड यूनिट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। और मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ भी मम्मी को लेके। अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से 2 यूनिट तो आपकी कंप्लीट करा दूँ जिससे कि आपको पेन पेंसिल या बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने 2 यूनिट पढ़ ली ना तो ये मानो 60% 70% पेपर तो इन्हीं 2 यूनिट से कवर होता है। पक्की बात है, चाहे देख लेना आजमा के देख लेना या पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, 70 से 80%, क्योंकि चॉइस इतनी ज़्यादा मिलती है कि आप पूरा पेपर भी कवर कर सकते हैं, लेकिन पढ़नी आपको सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी पढ़ेंगी। उनकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, पूरी लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन 1-2 वीडियो में क्या होता है कि आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2-3 वीडियो पढ़ी और आपकी पूरी बुक कवर, बस। चाहे काट काट के पढ़ो, स्पीड बढ़ा के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। अभी यूनिट सेकेंड है, इस पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? देखो, ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, यानी दिमाग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि वो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता, यानी जैसे हम नॉर्मली बातचीत करते हैं वो बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, ना कम्युनिकेशन कर सकता, उसका बिहेवियर भी थोड़ा सा अलग होता है। इसका जो एग्जैक्ट कोज है ऑटिज्म का नॉट फुली अंडरस्टूड बट इट इज़ बिलीव्ड टू इन्वॉइस अ कॉम्बिनेशन। यानी देखो, ये ऑटिज्म की बात नहीं है, बहुत सारी बीमारी ऐसी है कि उन्हें सही तरीके से समझा ही नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जो हमारे घर पे ट्रेजेडी हुई है, मेरी बहन का जो बेबी एक्सपायर हुआ है, मेरी बहन को 2 बेबी हो चुके हैं, पहले लड़का हुआ था फिर लड़की हुई थी, लड़की बेबी, ठीक है, गर्ल बेबी। तो दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन दोनों बच्चों को सेम प्रॉब्लम थी, एपिलेप्सिस की प्रॉब्लम थी दोनों को, और ये डायग्नोज नहीं हो पाया कि वो जेनेटिक है या नहीं है। जेनेटिक में नॉर्मल रिपोर्ट आ रही हैं, सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते हैं। बस ये है कि उन्हें नाम दे देते हैं कि भाई हाँ एपिलेप्सिस है, लेकिन ये एपिलेप्सिस भी 0 पॉइंट कुछ करके आई है। और दिक्कत क्या होती है कि भाई दौरे आ रहे हैं, दौरों में बच्चा चला गया। तो बहुत सारे इस तरीके के डिसऑर्डर होते हैं जिन्हें सही तरीके से नहीं समझा जाता। उसमें से ऑटिज्म एक है जिसे माना जाता है कि जेनेटिक और एनवायरनमेंट को दोनों को मिला के इन दोनों की वजह से ऑटिज्म होता है। ठीक है, ऑटिज्म क्या है? न्यूरोलॉजिकल एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चे को अफेक्ट करता है कि वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ना सीख पाता है, बिहेव सही से नहीं करता। इसे हम डायग्नोज कर सकते हैं किसी भी एज पे, लेकिन ये जनरली दिखाई कब देता है? पहले 2 साल में। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि बच्चे का जो सामाजिक अंतःक्रिया है या संचार है वो सही नहीं होता, सही बोल नहीं पाता, उसके फेस के एक्सपीरियंस, उसके गेस्चर्स, उसकी टोन ऑफ वॉइस, कैसे बात कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे कन्वर्जेशन का रिप्लाई कर रहा है। देखो, सामने हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और हम किस तरीके से कन्वर्जेशन को मेंटेन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है ना। तो वो सोशल कम्युनिकेशन नहीं सही कर पाता, ना समाज के मानदंडों को समझ पाता है, ना फ्रेंडशिप कर सकता है। बिहेवियर उसके बहुत अटपटे होते हैं, रिपीटेटिव, एक तरफ देख रहा है तो देखे ही जा रहा है, हाथ हिला रहा है तो हाथ ही हिलाया जा रहा है, इंटरेस्ट किसी एक चीज़ में अपना इंटरेस्ट लगाते हो तो एक ही चीज़ के पीछे लगा हुआ है। तो इस तरीके से उनकी एक्टिविटी होती है।
बहुत सारी चीज़ों को देख के वो अलग थलग एक्टिविटी करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ सुन ली या लाइट में, या फिर कोई भी टेक्सचर है, स्मेल है, उन्हें देख के अलग प्रतिक्रिया करना, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। जल्दी से किसी चीज़ में ढल नहीं पाते, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो जल्दी से चेंज नहीं हो पाते, नई सिचुएशन को एडेप्ट करने में इन्हें दिक्कत होती है, अपने रूटीन को से अलग नहीं जा पाते ये। थ्योरी ऑफ माइंड को समझ नहीं सकते। थ्योरी ऑफ माइंड क्या होता है कि सामने वाले की फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसके पर्सपेक्टिव, अपनी फीलिंग्स, इन चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है ऑटिज्म वाले बच्चों को। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिफरेंसेस होता है, यानी बोल सही नहीं पाते, कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं कर पाते। पैशनेट अबाउट स्पेशल इंटरेस्ट, यानी विशेष रुचियों के प्रति जुनूनी होते हैं कि एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, यानी मोटिवेशन होता है लेकिन एक चीज़ के पीछे, किसी एक चीज़ में ध्यान लगा रहे हैं तो एक ही चीज़ के पीछे ध्यान लगा रहे हैं, किसी को देख रहे हैं तो देखे ही जा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है ऑटिज्म वाले बच्चों के अंदर होती है। ठीक है, अब है गिफ्टेड चिल्ड्रन। थोड़ा सा स्पीडली मैं इसलिए चल रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी प्रतिभाशाली बच्चे, जो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, यानी इंटेलिजेंट होते हैं। भाई जैसे कि क्लास का टॉपर बच्चा, हम बहुत ज़्यादा टॉपर बच्चे से अगर आप मिलें तो आप सोचते हैं कि यार कहाँ से इतना दिमाग आ रहा है ना। जैसे पहली बार में यूपीएससी क्लियर करना, ये सुनने में बहुत हल्का लगता है, लेकिन जो बंदा करता है या फिर जो लोग और लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई एक साल में तो सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा है, इसने पहली बार में कर कैसे दिया क्लियर। तो इस तरीके से ये बच्चे क्या कहलाते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन, मेधावी बच्चे कहलाते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। टर्मन ने क्या कहा है कि जो सुपीरियर होते हैं अपने फिजिकल डेवलपमेंट में, अपने एजुकेशन अचीवमेंट में, पढ़ने में, पर्सनैलिटी में, बुद्धि में जो तेज होते हैं वो कौन होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। बोलविटी ने क्या कहा है, जो सुपीरियर होते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, इन्हें आइडेंटिफाई, पहचान कैसे कर सकते हैं भाई, इनका हम आईक्यू टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते हैं, इनका अचीवमेंट दे सकते हैं, इनकी अभिरुचि परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं, टीचर, पेरेंट, फ्रेंड से पूछ सकते हैं, या फिर ये कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं, इन्हें वर्ड नॉलेज कितनी है, काम को कैसे करते हैं, सोचना समझना कैसा है इनका, इन चीज़ों से हम पहचान सकते हैं। विशेषता क्या है, इनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है, 110 या फिर 140 प्लस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सबने, सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं सबने अलग अलग कहा है। ये चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं, सब्जेक्ट को डीपली पढ़ते हैं। इनका जो शब्दकोश है, वोकैबुलरी, यानी बहुत सारे शब्द इन्हें आते हैं। ये हेजिटेट नहीं होते बड़ों से बात करने में, छोटों से बात करने में, मतलब फ्रैंक बहुत होते हैं। इनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे मतलब रील्स में अगर देखते हैं, रील्स अगर अच्छी तरीके से देखें, कोई लोग ऐसे भी हैं कि डॉक्टर भी बन गए हैं और मॉडलिंग में भी हैं। ठीक है, और बहुत सारे IITian, जैसे कि किन की डेथ हुई थी, यार मैं तो नाम भूल गई, कौन से हीरो को जिसने सुसाइड किया था, सुशांत सिंह राजपूत, वो क्या था, IITian थे। ठीक है, IIT उन्होंने क्रैक किया था, जॉब उनकी अच्छी खासी थी, लेकिन मॉडलिंग में भी थे। तो ये लोग क्या हैं, ये गिफ्टेड ही होते हैं। इनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, जनरल नॉलेज हाई होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं, नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं। ठीक है, हास्य और सामान्य खेलों में तेज होते हैं, साइंटिफिक इनकी अप्रोच होती है। तो अब इन्हें पढ़ाई कैसे कराएं, इनका एजुकेशनल प्रोविजन, शैक्षिक व्यवस्थाएं कैसी होंगी कि भाई इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें और बराबर मौके दें। अगर अच्छा लग रहा है बच्चा पढ़ाई में तो उसे प्रमोशन दे दें। अच्छा करिकुलम इनके लिए होना चाहिए समृद्ध, जिसमें बोरियत इन्हें फील ना हो, यानी इनके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इन्हें इनकी एनर्जी ऐसी जगह लगाएं जहाँ इनका आउटपुट निकल के आए, ना कि बुरी आदत पे लग जाएं। बुरी आदतों से इन्हें बचाना है, इनके ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना है और बालकों के अध्ययन पर आधारित, यानी इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन करानी है। इनके लिए स्पेशल क्लास अरेंज कर सकते हैं या फिर स्पेशल स्कूल में भी इन्हें डलवा सकते हैं। जैसे कि मैं गूगल बॉय का एग्जाम्पल आप लोगों को दे रही थी। कौटिल्य जो है उसे अलग स्कूल में डाला गया है क्योंकि वो 6th-7th में होके 11th-12th की केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहा है। अलग से इन्हें होमवर्क दिया जा सकता है, अलग से लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा बुक्स पढ़ें। कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम इन्हें दे सकते हैं। इसी के बारे में सेम यही चीज़ें जो मैंने बताई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होता है, असाधारण बच्चे, यानी नॉर्मल बच्चों से जो अलग हैं। अब एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में वही बात है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। एक्सेप्शन में या तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड, जो यानी बीमार हैं, एबनॉर्मल हैं, डिसेबिलिटी वाले हैं, या फिर गिफ्टेड बच्चे भी एक्सेप्शन के अंदर आ जाते हैं, यानी अपवाद जो औरों से अलग है। तो एक्सेप्शन स्टैंड फॉर अ सेपरेट इन मैनी वेज डिस्टिंक्ट कैटेगरी और क्लास चिल्ड्रन हु हैव मार्केटली अबव अ ब्रिज और बिलो एवरेज ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम फंडामेंटली, यानी जो नॉर्मल या जनरल बच्चों से या एवरेज पॉपुलेशन से जो कैरेक्टरिस्टिक उन्हें अलग बनाती है, यानी
40 बच्चे हैं, कोई भी एक बच्चा, उसकी अलग आदतें हैं, अलग उसकी एक्टिविटियां, अलग ही सारे उसके काम हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा डल हो सकता है कि जड़ बुद्धि है, बिल्कुल मूर्ख है, या फिर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कि औरों के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा। तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहलाते हैं। यानी जो नॉर्मल और एवरेज बच्चों से अलग होते हैं किसी भी तरीके से, चाहे दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से। जैसे कि खली, खली क्या है? जो खली है वो एक्सेप्शन में आता है। आपने इतना लंबा तगड़ा और बॉडी बिल्डर कोई बहुत कम देखे होंगे, गिनीज बुक रिकॉर्ड उनका है। तो वो क्या है? वो एक्सेप्शन में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा कोई सुंदर है, बहुत ज़्यादा कोई मोटा है, तो वो एक्सेप्शन में आ जाते हैं। यानी अगर लाखों में, करोड़ों में कोई एक है। एक्सेप्शन चिल्ड्रन वो होते हैं जो फिजिकली डेविएट या इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली नॉर्मल या एवरेज बच्चों से अलग मान लिए जाते हैं, ठीक है। या फिर वो रेगुलर स्कूल का बेनिफिट नहीं उठा पाते। भाई या तो जो मूर्ख बच्चा है, डल बच्चा, नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, या बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा, वो भी नॉर्मल के साथ नहीं एडजस्ट कर पाता, ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है? अलग से इन्हें सर्विस दी जाती है, अलग से इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, अलग से इनकी हेल्प की जाती है, जिससे कि इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है डेवलप हो सके। अब टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कितने तरीके के होते हैं देखते हैं। पहला है मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी दिमागी रूप से अलग। अब मैंने अभी बताया जैसे कि गिफ्टेड हो सकते हैं, भाई दिमागी रूप से सबसे अलग है, या फिर बिल्कुल स्लो लर्नर हो सकते हैं कि जड़ बुद्धि है, या फिर पिछड़ा बालक होता है, बैकवर्ड चिल्ड्रन, ये भी नॉर्मल से अलग होते हैं। तो ये किस बेस पे एक्सेप्शन हो गए? मेंटल, दिमागी रूप से, मानसिक रूप से असाधारण। फिजिकली एक्सेप्शनल कौन से होते हैं? शारीरिक रूप से। कोई अंधा हो सकता है, कोई डम्ब हो सकता है, कोई डीफ हो सकता है, कोई क्रिपल्ड, अपंग हो सकता है, यानी अंधे, मूक और बहरे। इमोशनली, यानी इनके अंदर डेलिंक्वेंट आ जाते हैं। डेलिंक्वेंट कौन से होते हैं? बाल अपराधी बालक। छोटे से बच्चे हैं, मर्डर करके आ गए, छोटे से बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं, छोटा बच्चा है 6ठी 7वीं में शराब पी रहा है, या कोई भी बैड हैबिट्स या कोई भी इस तरीके का क्रिमिनल तरीके का काम करना क्या कहलाता है? डेलिंक्वेंट कहलाता है। जो 12 से 15 साल के बीच में कोई भी इस तरीके की हरकत करते हैं कि उन्हें कोर्ट में जाना पड़े, उन्हें पुलिस में जाना पड़े, उन्हें कस्टडी में रखना पड़े, वो क्या कहलाते हैं? डेलिंक्वेंट कहलाते हैं। वो डेलिंक्वेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वो इमोशनली एक्सेप्शनल है, यानी जो उनके इमोशन है, या तो वो बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, खुशी में काम कर रहे हैं, या गम में काम कर रहे हैं। सोशली हैंडीकैप्ड जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, यानी एक तरीके से वंचित समूह के लोग जो होते हैं। मल्टीपल हैंडीकैप्ड, यानी इनमें एक से ज़्यादा डिफेक्ट होते हैं कि भाई शारीरिक रूप से भी डिफेक्ट है और दिमागी रूप से भी डिफेक्ट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इनकी प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब ये एक्सेप्शन है तो इन्हें पढ़ने में दिक्कत आ गई। तो एजुकेशनल बैरियर की दिस कुड बी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की कमी है, फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है, ट्रेंड टीचर इन्हें नहीं मिल रहा, तो पढ़ने में बाधा आ सकती है। सोशल आइसोलेशन और स्टिग्मेटाइजेशन, यानी सामाजिक अलगाव और कलंक। एक तरीके से अगर बहुत ज़्यादा होशियार है तो वो समाज में एटीट्यूड की वजह से नहीं बैठेगा, और बहुत ज़्यादा डल है या मूर्ख है या जड़ बुद्धि है तो एक तरीके से वो बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। तो इन्हें क्या फेस करना पड़ता है? समाज में अलगाव, सोशल स्टिग्मा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है टीचर्स के द्वारा, पीयर्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। इससे इनका आत्मविश्वास कम भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है। लर्निंग डिफिकल्टीज, लर्निंग यानी सीखने में इन्हें दिक्कत आती है, चीज़ें इन्हें चैलेंजिंग लगती हैं। यानी अब देखो गिफ्टेड भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन फोकस किस पे ज़्यादा किया जा रहा है? थोड़े बिलो एवरेज पे, स्लो लर्नर पे, मूर्ख या जड़ बुद्धि पे, ठीक है। इसके अंदर लर्निंग डिफिकल्टीज में कंडीशन कैसी कैसी डिफिकल्टीज हो सकते हैं सीखने में? डिसलेक्सिया यानी रीडिंग डिफिकल्टी, यानी पढ़ने में दिक्कत आ रही है। डिसकैलकुलिया कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा। ATSD, ATSD यानी एक जगह ध्यान नहीं लगा पा रहा, एक जगह ध्यान नहीं लगा पा रहा। बुलिंग एंड विक्टिमाइजेशन, यानी इन्हें धमकाना और उत्पीड़न भी सामना करना पड़ता है कि क्लास में बच्चे जो है दोस्त इन्हें धक्का मुक्की कर रहे हैं, इनका मजाक बनाया जा रहा है, तो नेगेटिवली इनके हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है और इनकी वेलबींग पे भी इफेक्ट पड़ता है। इन्हें लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जॉब में ही नहीं जा सकते, किसी सामाजिक इवेंट में नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इनके लिए ये जो मौके हैं ये लिमिटेड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या होता है? यानी भावनात्मक रूप से जो डिस्टर्ब है बच्चा। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस एक ऐसी कंडीशन है कि जैसे कि डिप्रेशन हुआ या कोई भी चीज़ हुई, इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो गया। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या है कि एक लंबे टाइम तक या लार्ज डिग्री में चीज़ों, कोई भी बच्चा है या कोई भी अफेक्ट हो रहा है, तो ये क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं? सीख नहीं सकता बच्चा, सक्सेस नहीं हो सकता एजुकेशनली और इंटरपर्सनली, ठीक है,
भाई पढ़ाई में भी वो इमोशनली डिस्टर्ब है और इंटरपर्सनली भी एजुकेशनली इमोशनली डिस्टर्ब है। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस की डेफिनेशन क्या है? नॉट कंप्लीट विदाउट लिस्टिंग अ फ्यू वेज, यानी ये सारे पॉइंट इसके अंदर होने चाहिए कि प्रॉब्लम लर्निंग दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एन इंटेलेक्चुअल और हेल्थ इश्यूज, यानी सीखने में समस्याएं जिन्हें बौद्धिक या स्वास्थ्य समस्या से नहीं जोड़ा जा सकता, कि भाई उन्हें सीखने में दिक्कत आ रही है। समाज में रिलेशन नहीं बना पा रहे अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ, उनका जो बिहेवियर और फीलिंग्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे उन पे, या फिर डिप्रेशन और सिमिलर मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्कूल का डर हो सकता है, ये कोई भी पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से इमोशनली डिस्टर्ब बंदा हो जाता है। ठीक है, ये हम आसपास भी देखने के लिए हमें मिलता है कि कोई भी बंदा किसी भी वजह से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये सिचुएशन मैं फेस कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में मेरी मम्मी इमोशनली डिस्टर्ब हो चुकी हैं, यानी मेरी मम्मी को ट्रॉमा हो गया, सदमा हो गया, तो मम्मी क्या है एक तरीके से डिप्रेस्ड हो चुकी हैं। तो वो हर किसी के सिम्टम जो है, हर किसी का कोज जो है वो अलग अलग होता है। तो ये होता है इमोशनली डिस्टर्ब, यानी भावनात्मक रूप से परेशान। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बच्चों की। एंड इनएबिलिटी टू लर्न दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेटाइड बाय इंटेलेक्चुअल, सेंसरी और हेल्थ फैक्टर्स, यानी सीखने में असमर्थता जैसे बौद्धिक, संवेदीय, स्वास्थ्य कारण द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि भाई किस वजह से ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। इनएबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सेटिस्फैक्टरी इंटरप्रेट रिलेशनशिप विद पीयर टीचर, दोस्तों के साथ रिलेशन नहीं बना पाते, ये भी नहीं पता क्यों नहीं बना पाते। इनएप्रोप्रिएट इनके बिहेवियर, फीलिंग होते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, यानी नॉर्मल सिचुएशन है इनकी अलग फीलिंग होती है। जनरल और परसुएसिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन, यानी अप्रसन्नता और अवसाद की एक समस्या और व्यापक मनोदशा। टेंडेंसी टू डेवलप फिजिकल सिम्टम्स ऑफ फियर, यानी डर लगना एसोसिएटेड विद पीरियड या स्कूल की कोई प्रॉब्लम होना। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है इनकी? चिल्ड्रन विद कंडक्ट प्रॉब्लम, चिल्ड्रन विद पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, चिल्ड्रन विद इनएडुकेसी इमेच्योरिटी प्रॉब्लम, यानी आचरण संबंधी समस्या वाले बच्चे। 3 तरीके की समस्या इनके अंदर आती है कि उनका आचरण कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है और मैच्योर कैसे हैं। तो कंडक्ट यानी चिल्ड्रन विद कंडक्ट प्रॉब्लम, कंडक्ट प्रॉब्लम में क्या होता है कि कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, डिसओबीडियंस, अवहेलना किसी की करना, विघ्न डालना, फाइटिंग करना, ये सारे इनके कंडक्ट यानी इनके बिहेवियर में दिक्कत है कि भाई शॉर्ट टेम्पर है, किसी ने कुछ कहा तो लड़ाई झगड़ा कर दिया, मार दिया, चाटा मार दिया, गैर जिम्मेदार होना, जेलस होना, एंगर होना, ये सारे क्या है इनके कंडक्ट यानी इनके बिहेवियर प्रॉब्लम है। लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? एसोल्टिव, डेफीज, ऑथोरिटी, इनएडुकेट, गिल्ट फीलिंग और क्वेलसम, यानी झगड़ालू हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपराध बोध इन्हें हो सकता है, अधिकार की अवहेलना, नहीं मतलब अपने राइट्स का ही नहीं पता है, गलत चीज़ें कर रहे हैं, कुछ भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर्सनैलिटी प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं? हीन भावना इनके अंदर आ सकती है कि समाज से थोड़े से अलग हो गए, एंजाइटी, डर हो सकता है, चिल्लाते हैं, रोते हैं बेवजह, डिप्रेशन, क्रोनिंग, साइनेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इमेच्योरिटी प्रॉब्लम क्या होती है? बिहेवियर ट्रेट्स, प्रीऑक्यूपेशन, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, यानी ज़्यादा ध्यान ना लगा पाना, छोटे बच्चों जैसी हरकत करना, दिन में सपने देखना कि मैं तो पता नहीं क्या ही बन जाऊंगा एक दिन में, स्लगिश, ड्रोजीनेस या मास्टरबेशन, ये मतलब गलत हैबिटें करना, बच्चों वाले काम करना, सारे वस्तुओं को चबाना, दूसरों द्वारा उठाया जाना, कक्षा में खिलौने से खेलना। ठीक है, अब इनका एजुकेशन यानी इन्हें एजुकेशन कैसे देंगे, इनका शैक्षिक प्रावधान क्या होगा? इमोशनल एंड बिहेवियर सपोर्ट, यानी इन बच्चों को जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं इन्हें इमोशनली सपोर्ट चाहिए, बिहेवियर सपोर्ट चाहिए, या तो इन्हें थेरेपी दी जाए, इनके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाए, इनके लिए इस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि इनके इमोशंस मैनेज रहे और ये अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर सकें सही तरीके से। एकेडमिक हेल्प दी जाए इन्हें, यानी टीचर भी इनकी हेल्प करे, एक पर्टिकुलर हर एक बच्चे को इंडिविजुअल नीड्स को उनकी पूरा करे, अलग से उन्हें इंस्ट्रक्शन दे, ट्यूशन दे, मॉडिफिकेशन दे और उन्हें एकोमोडेट करें जहां उन्हें हेल्प की ज़रूरत है जिससे कि वो अपने एकेडमिक में सक्सेस हो सके। सोशल स्किल, उनका सामाजिक कौशल विकास होना चाहिए। तो सामाजिक कौशल विकास कैसे होगा? जब वो दूसरों से इंटरेक्शन करेंगे, पीयर से, टीचर से और इंडिविजुअल से, इस तरीके की उन्हें सिचुएशन दी जाए। उन्हें ट्रेनिंग भी दिलवा सकते हैं हम, एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं जैसे कि रोल प्ले, ग्रुप थेरेपी और कोई भी अपॉर्चुनिटी देना। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ एस्टीम डेवलपमेंट, ये चीज़ों से भी इनका एजुकेशन प्रोविज़न हो सकता है कि इन्हें हम अवेयर करें, इनका कंट्रोल करवाएं खुद पे और इनका आत्मसम्मान डेवलप करें। तो इससे क्या है, ये इमोशनली डिस्टर्ब में इन्हें हेल्प होगी। ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं, इनसे एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस बिल्डिंग, कुछ भी प्रोग्राम करवा सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन, इमोशंस को मैनेज करवाना, स्ट्रेस को कैसे कॉप करना है और एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज इनकी डेवलप कर सकते हैं।
इन्हें सपोर्ट दे सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं, रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ों पे इन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं हम। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक तरफ से लगते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत है उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो डेवलपमेंटल स्केल के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे। डेवलपमेंटल स्केल से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी डिले है, मतलब कितना कम सुन रहा है, क्या एबनॉर्मलिटी है और क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं कान। न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्केल के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कितना डिफेक्ट है कॉग्निटिव डेफिसिट में, क्या किस चीज़ से एसोसिएट है, किस वजह से नहीं सुन रहा है, क्या इसके एग्जैक्ट कारण है, कहीं दिमाग की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मेडिकल एग्जामिनेशन इनका कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे कि इन्फेक्शन देख सकते हैं कि भाई कान में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई इंजरी तो नहीं हो रही, कुछ भी, ये सारी चीज़ें। केस स्टडी कर सकते हैं, यानी बच्चे का बैकग्राउंड दे सकते हैं कि भाई बहुत बार ऐसा होता है वंशानुगत चीज़ें चली आती हैं कि भाई इनके बाप दादा बाबा को कम सुनता था, बड़बाबा को कम सुनता था, तो इस वजह से इस बच्चे को भी कम ही सुनता है। तो ये सारी चीज़ें हम उनकी केस स्टडी वगैरह कर सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन था, ये 4 हेडिंग लिख देंगे, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मेंटली रिटार्डेड यानी मानसिक रूप से मंद बच्चे, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं। तो मेंटली रिटार्डेड क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिनमें कोई ना कोई दिक्कत होती है दिमागी रूप से, वो मानसिक रूप से मंद हो जाते हैं। यानी मानसिक रूप से कोई दिक्कत होगी तभी तो मानसिक रूप से मंद होंगे, है ना। यानी जो इनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है और जो चीज़ों को एडेप्ट करने का काम है वो एक तरीके से लिमिटेड हो जाता है। और यही लिमिटेशन इन्हें सीखने में दिक्कत करती है, ना तो ये सही तरीके से सीख पाते हैं, ना कम्युनिकेट कर पाते हैं, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम है या दोस्तों से बातचीत करना, इन सब में भी ये थोड़ी सी इन्हें प्रॉब्लम होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन वेरी इन सेवरिटी रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड। अब मेंटली रिटार्डेड भी ऐसा नहीं है, कुछ तो ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड होते हैं कि बिल्कुल ही जड़ बुद्धि हैं, कुछ 80-90 वाले IQ वाले होते हैं कि भाई ठीक है, डल बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है उन्हें। 3 तरीके के होते हैं, एक माइल्ड होते हैं, एक प्रोफाउंड होते हैं, एक थोड़े से सेवर होते हैं, ठीक है। अब कारण क्या है, किस वजह से हो सकते हैं, जेनेटिक की वजह से हो सकते हैं, दिमाग में चोट लगने की वजह से हो सकते हैं, कोई गर्भ में कोई समस्या हो गया उसकी वजह से हो सकते हैं, या वातावरण की कोई प्रभाव हो सकता है। इन्हें क्या चाहिए, अलग से सर्विस चाहिए, थेरेपीज चाहिए, अलग से इन पे ध्यान चाहिए जिससे कि इनकी नीड्स को पूरा किया जा सके। इंक्लूजन और कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए जिससे कि इनका विकास हो सके, इन पे ध्यान दिया जा सके। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इन्हें अवेयर किया जा सके, अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके, अप्रोप्रिएट सपोर्ट मिल सके मेंटली रिटार्ड बच्चों को, जिससे कि ये अच्छी तरीके से जी सकें और अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकें। सक्सेस इनकी डिपेंड करती है कि इन्हें रिसोर्सेज कैसे मिल रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसे मिल रहे हैं और इन्हें मौके कितने मिल रहे हैं ग्रोथ और इंक्लूजन के, ठीक है। 2 नंबर में इतना लिख देंगे तो इनफ है। अब प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, जो सामाजिक रूप से डिस्टर्ब बच्चे होते हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, 2 नंबर में पूछा गया है कई बार। तो उन्हें बिहेवियर चैलेंजेस फेस करना पड़ता है कि उनका गुस्से वाला पड़ोस में किसी से नहीं बन रही, गांव में या इलाके में किसी से नहीं बन रही, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ही अलग है, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इमोशनल डिसरेगुलेशन, उनके जो इमोशंस हैं बहुत जल्दी उनका मूड चेंज हो रहा है, किसी ने तू भी बोल दिया तो झटाक दिया मुँह में। एंजाइटी, डर है, डिप्रेशन है, लो सेल्फ स्टीम, जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल कम है। सोशल स्किल डेफिसिट, यानी जो उनकी सामाजिक कौशल है उसकी भी कमी है, यानी अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते अपने पीयर्स के साथ और अपने बड़ों के साथ। उनका जो एकेडमिक अचीवमेंट है, यानी स्कूल में पढ़ाई लिखाई में पुअर ग्रेड है, ट्रुएंसी है, सारी चीज़ें, स्कूल ड्रॉप आउट हैं उनके बिहेवियर और इमोशन की वजह से। फैमिली डिसफंक्शन, यानी कोई भी पारिवारिक खराबी हो सकती है, परिवार में कोई भी संघर्ष, दुर्व्यवहार, या बहुत सारी चीज़ें, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा ना हो सके, ऐसा भी हो सकता है। ट्रॉमा और एडवर्सिटी हो सकती है, यानी ट्रॉमा लग रहा है कोई भी, यानी आघात का प्रभाव हो रहा है। एडवर्स चाइल्ड, उनका बचपन अच्छा ना बीता हो इस वजह से हो रहा है। मेंटल हेल्थ, बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सब्सटेंस एब्यूज़ और रिस्की बिहेवियर, यानी किसी भी गलत चीज़ में पड़ जाना, किसी भी गलत चीज़ का सेवन करना, अपराध की तरफ जाना, खुद को हार्म करना, रिस्की बिहेवियर लेना। कोपिंग स्किल लिमिटेड हो जाती हैं, यानी चीज़ों को सीख नहीं पाते, कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाते, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, कलंक और भेदभाव, यानी उन्हें कलंक का सामना करना पड़ता है, उनसे अलग थलग हो जाते हैं सभी लोग, मतलब उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये हो जाते हैं सामाजिक डिस्टर्ब बच्चों की क्या है ये समस्याएं हैं।
अब है स्लो लर्नर, सॉरी बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बालक, पिछड़े बच्चे। तो पिछड़े बच्चे कौन से होते हैं? पिछड़े बच्चों को हम एक तरीके से स्लो लर्नर भी बोलते हैं। अगर जैसे स्लो लर्नर पूछा जा रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप आराम से लिख सकते हैं, या बैकवर्ड चाइल्ड पूछा जा रहा है तो ये लिख सकते हैं। तो पिछड़ा बालक यानी पिछड़ रहा है, किस वजह से? किसी न किसी कारण से पिछड़ रहा है, या तो दिमाग में मतलब दिमागी रूप से कमज़ोर है, या पारिवारिक तरीके से, या गरीब है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो पिछड़ गया है, ठीक है। यानी रूटीन वर्क या नॉर्मली जो एक्सपेक्टेशन है उससे पीछे रह गया है, उसके साथ वो नहीं चल पा रहा है, अपनी एज ग्रुप के बच्चों से पीछे है तो पिछड़ा हुआ। उसका रेट ऑफ लर्निंग जो है वो कम है, ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप पेस विद द नॉर्मल चाइल्ड, यानी जो नॉर्मल बच्चे स्कूल में काम कर रहे हैं उनसे वो पीछे है, तो पिछड़ा बच्चा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके? कोग्निटिव कैपेसिटी, यानी जो दिमाग की कैपेसिटी है ना, संवेगात्मक, यानी दिमाग में सोचने की कैपेसिटी वो लिमिटेड है। जो इंटेलिजेंस है वो भी कम है। बिहेवियर क्या है? दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जो रेशनल थिंकिंग है, यानी कोई भी चीज़ों से दो तरीके से नहीं सोच पाते, सीधा सोच पाते हैं बस। रेशनल थिंकिंग जो है इनकी इम्पॉसिबल सी हो जाती है। एक्टिविटी इनकी कोई भी प्लानिंग नहीं होती। पुअर मेमोरी, चीज़ों को याद नहीं कर पाते। जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं वो भी थोड़ी सी असामाजिक इनकी एक्टिविटीज़ हैं। मेंटल और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। फीलिंग ऑफ पेसिमिज्म, यानी निराशावाद, पूरे दिन दुखी दुखी से रहना, एक्सप्रेस ना कर पाना अपने आप को, डिस्ट्रैक्ट रहना बहुत ज़्यादा, कंसंट्रेशन ना लगा पाना, डिसीजन मेकिंग की कमी हो जाती है, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, बोल ना पाना, स्लो जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं या प्रॉब्लम्स को सोल्व ना कर पाना, कोई भी बहुत सारी प्रॉब्लम इन्हें हो सकते हैं देखने में, पढ़ने में, सुनने में, सामाजिक तरीके से। अब है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी सीखने में असक्षम बच्चे। तो सीखने में असक्षम बच्चे कौन से होते हैं? इन्हें एकेडमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि भाई स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ने में, लिखने में, मैथ में और एकेडमिक स्किल्स में। प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कोई भी प्रोसेस, यानी रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने में दिक्कत हो रही है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में दिक्कत हो रही है, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत हो रही है। अटेंशन इशू, अटेंशन नहीं कर पा रहे, यानी नाम ही पता है लर्निंग डिसेबल्ड, यानी सीखने में डिसेबल है, सीखने में असक्षम है। तो अटेंशन इशू रहेगा इनका, एक जगह ध्यान नहीं लगा पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, याद करने में दिक्कत हो रही है कि कोई भी चीज़ रट नहीं पा रहे या दिमाग में रख नहीं पा रहे। सीख रहे हैं तो इतनी स्लो लर्निंग कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा टीचर भी थक गया है, बच्चे भी थक गए हैं, सामने वाला सिखाने वाला भी थक गया है, यानी स्लो लर्निंग पेस है इनका। आत्मविश्वास इनका बहुत कम होता है। सोशल और इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ इन्हें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि दोस्त इन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, इनके दोस्त नहीं होते हैं, इमोशनल चैलेंजेस होते हैं। बिहेवियर इश्यूज़ इनका होता है कि किस तरीके से बिहेव करना है, तो बिहेव जब करते हैं तो झगड़ालू बन के करते हैं कि इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं बहुत ज़्यादा। अब स्लो लर्नर जो हमने अभी पीछे बैकवर्ड पढ़ा था वो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फिट हो जाएंगे और उसकी इसमें हो जाएंगे फिट, ठीक है। यानी धीमी गति से सीखने वाला, तो धीमी गति से सीखेगा तो एकेडमिक भी धीमा ही रहेगा, यानी पढ़ने में भी धीमा ही रहेगा। ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा रिपीटेशन चाहिए चीज़ों को याद करने के लिए, स्ट्रगल करना पड़ेगा लिखना पढ़ना मैथ के लिए, और बहुत सारे सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी हो सकती है, कोई भी प्रोसेस में डिफ़िकल्टी हो सकती है, ध्यान लगाने में एकेडमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और सामाजिक तरीके से भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि भाई टीचर इन पर अलग अलग तरीके से ध्यान दे रहा है, ठीक है, और इन्हें सपोर्ट दिया जाए जिससे कि प्रोग्रेस और सक्सेस हो सके। बस ख़त्म होने वाली है क्लास। एजुकेशनल प्रोविज़न ऑफ डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, अपराधी बालकों का एजुकेशनल प्रोविज़न क्या है कि इन्हें एडुकेट स्कूलिंग, यानी भाई देखो ये अपराधी तो ये बन ही गए हैं, यानी किसी भी तरीके से अपराधी हो सकते हैं, कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करें एंटी सोशल जो समाज के हित में ना हो और पुलिस इन्हें पकड़ के ले जाए या फिर इन्हें घर में भी रोकथाम करके रखा जाए, वो होते हैं डेलिंक्वेंट बच्चे यानी बाल अपराधी। अब इनकी शिक्षा कैसे इन्हें दी जाए, तो इन्हें स्कूल भेजा जाए एडुकेट, यानी इनकी स्कूलिंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मानो छोटा बच्चा जेल में चला गया, मतलब वो अभी 18 साल का हुआ नहीं है और 12-13 साल का है, जेल में चला गया, तो वहाँ रहने के बावजूद भी इनकी शिक्षा क्या है चलती रहनी चाहिए, यानी अपराधी बच्चे हिरासत और केंद्रों कहीं जहाँ भी रह रहे हैं जेल वेल में वहाँ इन्हें शिक्षा मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा मिलती रहेगी और सीखने के मौके मिलते रहने चाहिए जिससे कि आगे बढ़ सकें, इनकी नीड्स पूरी होती रहें, एबिलिटीज़ इनकी डेवलप होती रहें जिससे कि इनकी जो एकेडमिक डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए और ग्रोथ के मौके मिलते रहें। क्वालिफाइड टीचर मिले इन्हें जो इन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकें और इन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकें जैसे भी सर्कमस्टांसिस में ये हैं। इनके एकेडमिक सब्जेक्ट कवर किए जाएं, इनकी प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप की जाए जिससे कि
आगे जाके फ्यूचर में कमा के खा सके। भाई 12-13 साल का बच्चा अगर कोई अपराध कर देता है तो जब वो समझदार होगा तब तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो वो तो चलो उसने तो अनजाने में कर दिया या उसने तो जिस कारण से कर दिया अपराध, लेकिन सामने वाले को या टीचर्स को या स्कूल को या और लोगों को ये चीज़ें क्या है माइंड में रखनी चाहिए कि जिस तरीके का बच्चा है उसे उसी तरीके से टैकल करना है कि वो अपने फ्यूचर में कमा के खा सके। मनोरंजक गतिविधि, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इनकी कराएं। कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं इन्हें, फिजिकल एक्सरसाइज, सोशल इंटरेक्शन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मौका दे सकते हैं इन्हें, स्पोर्ट्स करा सकते हैं, आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक, ड्रामा करा सकते हैं, जिससे कि जहाँ ये अपना टैलेंट दिखा सकें और अपनी एनर्जी को सही तरीके से लगा सकें। ठीक है, मुझे लग रहा है क्लास हो गई ख़त्म। चलो होपफुली 2 यूनिट आपकी ख़त्म हो गई हैं। 2 यूनिट में आपको कहीं भी पेंसिल रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये क्लास देखी है तो 60 से 70% सिलेबस आपका कवर हो चुका है। विश्वास नहीं आता तो बुक उठा के देख लेना। बाकी जो 1 वर्ड क्वेश्चन है या इसमें MCQ ज़्यादा पूछे जाते हैं 1-1 नंबर के, उनकी पूरी एक क्लास करा लूँगी। एक क्लास में पूरी जितने भी अब तक कराए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, उन्हीं में से 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो वो देख लेना, वो करा दूँगी मैं आपको। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। एक तो घर का भी दुख, मम्मी का दुख और क्लास का भी दुख होता है यार। देखो मेरी जिम्मेदारी है तुम लोगों को पढ़ाना। अब जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है तो मेरे भी इमोशंस आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे भी इंतज़ार रहता है कि मैं कब क्लास कराऊं। बहुत ही हिम्मत जुटा के थोड़ा सा सेपरेट करके अपने आप को ये PDF मर्ज की है, कुछ इसमें ऐड किया है, आपका रिवीज़न कराया है, जिससे कि आपका भी बेनिफिट होता रहे। ठीक है, तो बाय बाय। जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ही लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय।